बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में आपको ये कहना चाहूँगी कि वीकेंड है और वीकेंड पे अभी जो हम देख रहे हैं गहमा गहमी शहर में ये नज़र आ रही है कि हर कोई प्लान कर रहा है कि उन्होंने अपना कुर्बानी का जानवर कब ख़रीदना है। तो ऑब्वियसली वीकेंड पे क्योंकि छुट्टी है सभी को, तो सभी प्लान करेंगे। एहतियात ज़रूर कीजिएगा, बाहर ज़रूर जाएं, लेकिन एहतियात के साथ अपने साथ साथ आप दूसरों का ख्याल भी तभी रख सकते हैं। तो प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, जान लेते हैं आज मौसम कैसा रहेगा। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद है। जुनेद, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं? जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है और मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने के साथ शहर में तेज़ हवाएं और बारिश का भी इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है। और आज सारा दिन जो है वो बादल और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो दर्जा हरारत में भी मामूली कमी देखेगी और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत भी जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अगर सुबह के वक्त हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 70% जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 65% तक जो है वो जाने का इम्कान है, जिसकी वजह से जो हवा में नमी का तनासब जो है वो ज़्यादा रहेगा और हब्स जो है वो महसूस किया जा सकेगा। और दूसरी जानब अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ तक जो है वो शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का ही इम्कान जाहिर किया, जिससे दर्जा हरारत में मामूली कमी देखी। ठीक है जी, आइंदा 2 रोज में मौसम अब्र आलूद रहेगा और बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया, मौसम की सूरत हाल आपने हमें बताई। आगे बढ़ेंगे, आज की टॉप स्टोरीज की तरफ जाएंगे। लीड स्टोरी आज है जी डेली सिटी 42 की। 3 जदीद बस टर्मिनल रवां साल बनेंगे, मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल होगा। वीरान मवेशी मंडियों में गंदगी के ढेर, पानी ना वॉशरूम, गाहक गायब। शहर में दूसरे रोज भी बारिश, सड़कों पर पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। और लेस्को का नया कारनामा, जमान पाक फिडर का नाम वजीर आजम रख दिया। टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कजाफी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? हाल तो वैसे का वैसे ही है, लेकिन आप मुझे खुश दिखाई दे रहे हैं। वजीर आजम के नाम से फिडर का नाम रख दिया गया है, जमान पाक। तो वो आखिरी वाली मेरी हेडलाइन जब मैं पढ़ी थी तो भट्ट साहब के चेहरे की मुस्कुराहट मुझे नजर आ रही थी। देखें एवं उन्होंने वजीर आजम रख लिया है। मेरा वैसे उनको पता नहीं कि जी हजूरी में इतना आगे सीधा सीधा रख देते, घबराना नहीं। चलिए जी, वज़ीर आज़म साहब आज दौरा लाहौर पे भी आ रहे हैं, तो भट्ट साहब की मसरूफियात भी बढ़ गई हैं, खुशी भी भट्ट साहब ने अपनी जाहिर कर दी है, तो उस पर हम बात करेंगे। अभी पहली स्टोरी की तरफ जाते हैं। जदीद बस टर्मिनल्स रवां साल बनेंगे, मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल होगा। अगर हम अभी मौजूदा सूरत हाल देखें तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है बुरी तरह से मुतासर है। और अगर कंपैरिजन करें माजी के साथ तो भट्ट साहब आपने देखा कि किस तरह से शहर में बसें चल रही थी और मेट्रो बस सर्विस से भी लोग इस्तेफादा कर रहे थे। अब ये मंसूबा कब तक मुकम्मल होगा और क्या उस तरह से शहरी से फायदा उठा सकेंगे? देखिए, इस मंसूबे की तो ज़रूरत बहुत देर पहले की थी और अगर मेरे दोस्त सारे माइंड ना करें तो देखें ये भी मंसूबा साबका हुकूमत का ही था। और मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज़ से निकल के साबका हुकूमत ने क्या किया क्या नहीं किया, जो अच्छी चीज़ें हमें कंटिन्यू करना चाहिए। और अच्छी बात है हुकूमत कंटिन्यू कर रही है, भला अच्छी चीजें जिसमें अवाम का मुफाद है, वो चाहे फिर साबिका हुकूमत का है, ये हुकूमत मुकम्मल कर रही है जिसपे अवाम का फायदा है, जी बिल्कुल उसको होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये कागजी कार्रवाई इन्होंने शुरू की है, मेरा ख्याल है कागजी कार्रवाई से निकल के जल्द से जल्द करना चाहिए। अब देखिए, पहले इसको निकाल दिया कि जी शहबाज पीर साहब का ये मंसूबा है, फिर इन्होंने वो वापस ले आए। बहुत सख्त ज़रूरत है। आप ये देखें कि जिन्होंने बाहर जाना है, शहर से बाहर जाना है,
लारी अड्डे की हालत आपके सामने है, वहां पे जो सूरत हाल है। फिर उसके बाद आप दूसरी साइड पे चले जाएं यतीम खाने चौक की तरफ, जहां पे बाकी अड्डे मौजूद हैं, नियाजी अड्डा हो गया वगैरह, उसकी भी हालत आपके सामने बिल्कुल ऐसी है। और वहां पे जो सहूलियात दी जाती हैं, अल्लाह माफ करे कि मैं कहता हूँ, मैं समटाइम कहता होता हूँ कि अगर गोरा पाकिस्तान में आ जाए ना, गोरा पाकिस्तान में आके हालात हमारे देखे, ये बस जिस तरह हम जुगाड़े लगाए हुए हैं, तो मैं आपको बताऊं वो मौजों के ऊपर हकीकतन यकीन करेगा। बिल्कुल ऐसे ही कि यार ये किस तरीके से पाकिस्तानी कौम या जुगाड़े लगा लेती है और तो कैसे आधे काम हम चला कैसे ये सारे काम जो है ना वो चला लेती है। तो मेरा ख्याल है कि इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। हुकूमत के पास जितना भी वक्त है, 5 साल पूरे करें, 2 साल करें, 3 साल करें, जितना भी है, अवामी मफाद के जो मंसूबे हैं, मेरा ख्याल है कि उसको कागजी कार्रवाइयों से निकल के फौरी तौर पर मुकम्मल करने की ज़रूरत है। और अगर ये नहीं करेंगे फिर आने वाली हुकूमत, मैं तो आज तक यही देखता आया हूँ अपने कैरियर में, एक हुकूमत आ रही है, दूसरी जा रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी जा रही है, फिर पहली आ गई है। अच्छा बट साहब होता क्या है इस तरह के मंसूबों में, अभी जिस तरह से अवाम परेशान है, एक झलक दिखा दी जाती है कि कुछ अवाम की बेहतरी के लिए आ रहा है, उसके बाद ये कागजी कार्रवाइयां इतनी लंबी हो जाती हैं कि अवाम खुद ही भूल जाते हैं कि कुछ ऐसा मंसूबा आना था। अब ये जो हुकूमत का एक वतीरा है कि आप चीजें नहीं लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसको इतना आप टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है कि अवाम को उसका फायदा ही नहीं पहुंच पाता। तो मुझे बता दें ये चीजें खुद क्या इतनी ज्यादा प्रोलॉन्ग की जाती हैं कि वाकई इतना टाइम टेकिंग होता है? देखिए टाइम टेकिंग तो होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना हमारे यहाँ पे कर दिया जाता है। बुनियादी तौर पर मैं पहले तो इसको सम अप इस तरह करूंगा कि आप पिशावर से शुरू हो जाए, पिशावर मोटरवे से शुरू हो जाएं और कराची तक, वैसे तो दरमियान में कई यू टर्न भी आ जाते हैं, लेकिन चलें फिर भी सीधा आ जाए, एक ट्रक चढ़ा दें, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें, बस वो ना ये अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। वो कोई भी हुकूमत हो, मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, कोई भी हुकूमत, वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दे, बस ट्रक की बत्ती वेचते वो है डम 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 डम, कभी ना कभी चलती रहेगी, आप भी कभी ना कभी किसी फाड़ी लोगे ना, कितने हो सकता है ट्रक का टायर ही पंचर हो जाए तो उत्थे जाके उन्होंने नप लवो। लेकिन एनी हाउ इशू ये है कि जो मंसूबे बनाने वाले हैं, जो कागजी कार्रवाइयां करते हैं, उनका मफाद बुनियादी तौर पर इसी में होता है। देखें आपको किकबैक्स कहां से मिलेंगी अगर आप मंसूबा, एक अवामी फलाह का मंसूबा जो है वो दिनों के अंदर कंप्लीट कर दें, उसके ऊपर लागत भी फिर उसी हिसाब से आएगी। अगर आप महीने का काम 1 हफ्ते में कर देंगे तो 1 हफ्ते के अंदर आपको वो आमदन तो नहीं आएगी ना। सही कह रहे हैं आप। चीजों की जो है वो प्राइस बढ़ती है, बिल्कुल हर चीज की, सीमेंट की, बजरी की, जो भी उसके अंदर इक्विपमेंट आपने इस्तेमाल करना है। तो जिस तरह के आजकल हालात हैं, मैं समझता हूं, मैं आम सी जुबान में इस्तेमाल करता हूं, कोई टेक्निकली नहीं, दिहाड़ियां की तो लगनी है, दिहाड़ियां ऐसी वही ना कि आपने लोगों को नवाजना है, जो लोग इन्वॉल्व होंगे, आपने आपके अपने लोग जो हैं वो उसमें शामिल होंगे, और फिर आपने किसी ना किसी तरह से आज तक कोई मंसूबा ऐसा नहीं देखा ना जिसके अंदर नवाजा ना गया और जिसमें आपको ये सुनने को ना मिला हो कि इतनी ताखीर हुई और अब इतना जो है वो डबल खर्च हो गया है। तो मेट्रो की आपके सामने मिसाल है, तैयार खड़ी है, हमने जुर्माने भी भरने हैं, लेकिन चूंकि शहबाज साहब का वो मंसूबा है और हमारी हुकूमत इंशाल्लाह चलाएगी उसको, BTR जरा मुकम्मल हो जाए हमारी हुकूमत की तो इंशाल्लाह हम इसको भी चलाएंगे। बिल्कुल उसके साथ इसको मशरूत कर दिया और ये भी चल जाएंगे, ये भी बन जाएंगे। अगर 5 साल हम पूरे करेंगे, बुज़दार साहब करेंगे, तो इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। 5 साल, अल्लाह ताला खैर करे। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर हमारे पास है, वीरान मवेशी मंडियों में गंदगी के ढेर, पानी ना वॉशरूम, गाहक गायब, शहर के अंदर गैर कानूनी सौदे भी जारी हैं। बट साहब हमने खुद अभी कुछ दिन पहले शो किया और उस पर जो मैंने खास तौर पे मैं बहुत इंप्रेस हुई थी कि अगर इतने जबरदस्त इंतजाम किए जा रहे हैं तो वाकई ये चीज जो है वो काबिल सिताइश है। इस चीज को हमें दिखाना चाहिए। मवेशी मंडियां भी बढ़ाई गई हैं क्योंकि कोविड-19 की वजह से बताया गया कि जी ज्यादा लोग दूर दराज ना जाएं, बल्कि मवेशी मंडियों की 2-3 तादाद जो उसमें इजाफा कर दिया गया है। और फिर जो कल हमने सूरत हाल देखी, हमने बीपर्स किए, हमारे रिपोर्टर्स ने बताया कि ना तो पानी है वहां पे, व्यापारी कह रहे हैं मुश्किलात का उन्हें सामना है। अब मुझे ये बता दें, ये जो इंतजामात इतने पहले राग अलापा जाता है कि जी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इंतजामात कर लिए हैं, फलां जगह पे हमने टेंट भी लगा दिए हैं, तो ये इंतजामात की हकीकत तो अब खुलकर सामने आना शुरू हो गई है ना। आप कह रही हैं गंदगी है वहाँ पे, गंदगी के ढेर हैं, पानी है। मुझे बताएं मवेशी मंडियों में गंदगी के ढेर नहीं होंगे तो और क्या होंगे?
बट सर इससे पहले भी होता है, बारिशों के सीजन में मंडियां लगती हैं। अभी जैसे कल साबिक में लाहौर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी हमने वहां पर ट्रॉलियां जो है मट्टी की खड़ी की होती थी कि इन केस अगर बारिश हो जाए तो फौरी तौर पर उसको हम रिकवर कर लें। LWMC का भी अमला होता था। अब ये मुझे बता दें कि क्यों ये चीजें जो है, किस तरह लोग वहां पर जाएंगे और लोग जो वहां पर जाएंगे वो मंडियों के अंदर किस तरह से दाखिल होंगे? सॉरी आप प्लीज बात कीजिए। जी आप बता दें मुझे। साबिक लॉर्ड में ये भी बताया ना दिहाड़ियां कैसे लगती रही हैं, ये भी तो बताया ना दिहाड़ियां कहाँ से लेते रहे, जो मट्टी की वो ट्रालियां खड़ी करते हैं उसके पैसे कौन देता रहा है? उसके पैसे इंतजामिया नहीं देती रही है। माजरत के साथ ना, साबका हुकूमत भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है कि हम ये कहें दूध की धुली हुई है, सारे काम उसने बड़े जबरदस्त किए। देखिए इंतजामात, हर चीज जिम्मेदारी हुकूमत पे डालना को मुनासिब नहीं है। हुकूमत ने एक चीज करके दे दी। इशू हमारे जो आता है वो ये आता है कि हमारे जो मुतल्लिका लोग वहां पे रिस्पॉन्सिबल जो हैं, एग्जैक्टली वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। अब बट साहब ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। मुझे अब सिर्फ ये बता दें कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने आगे जिन जिन लोगों को ये काम सौंपे हैं, अगर वो लोग नहीं कर रहे हैं, उस तरह से आवाम को फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं, और एक पहले हम देख रहे हैं कि हम परेशानी के वक्त से गुजर रहे हैं, फिर लोगों ने वहां पे जाना, बारिशें भी हो रही हैं, और अगर इंतजामात इसी तरह से नाकाफी रहे तो फिर तो लोग मजबूर हैं कि जहां कहीं पे भी उन्हें जानवर अपने घर के डोर स्टेप पे नजर आएंगे बाहर, वो खरीदारी कर लेंगे, मंडियों का कोई रुक नहीं करेगा। वो तो कर रहे हैं, वो तो लोग कर रहे हैं। देखिए इतनी दूर जाना कोई भी गवारा नहीं कर रहा। ऐसे ही है। फ्रैंकली आपको बताऊं, लोग कोविड से भी डरे हुए हैं। अब वाकई हकीकतन अगरचे कुछ सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक वो कम हो रहा है, लेकिन लोग फिर भी एहतियात कर रहे हैं। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त है। लेकिन देखिए असल चीज है कि जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तो है ही नहीं ना। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का देखें, लोकल बॉडीज निजाम ही नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट किस चीज की? जो लोग वहां पे बैठे वो तो सरकारी बाबू हैं। बिल्कुल वो तो सरकारी बाबू हैं, जिनको एक सरकारी बाबू को लिफाफे में रख के कोई चीज आ जाती है, वो उसके ऊपर कर लेता है काम। हमारा इशू ये है कि हम जिन लोगों की जिम्मेदारी लगाते हैं वो अपना काम जिम्मेदारी के साथ नहीं करते बिल्कुल हैं। ऐसे। और उनको पूछने वाला भी कोई नहीं होता, जो पूछने वाला होता है, बल्कि पूछने की जगह एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे की बातों पे पर्दे डाले जाते हैं। एग्जैक्टली। अगर कोई पूछ लेता है गलती के साथ तो उसके ऊपर वो बेचारा ना भी करप्शन कर रहा हो, आप उस बेचारे को करप्शन के इल्जामात में इतना यानी कि इन्वॉल्व कर देते हो, कंधा हाथी जोड़ देता, मैं मेरी तौबा, मेरे माँ दादे दी तौबा, मैं कुछ करा। बिल्कुल ऐसे ही इशू ये है, बिल्कुल हमें कोई मैकेनिज्म हम अभी तक बना ही नहीं सके कि इन बाबुओं के खिलाफ कोई काम कर सके, कोई इनको कार्रवाई, इनको कोई इनके खिलाफ ऐसा कोई इकदाम उठा सके कि ये बाबू ऐसे काम ना करें। ये देखें, ये उस्मान बुज़दार की जिम्मेदारी नहीं है। देखें वो तो फैसिलिटी, लेकिन डीसी साहब का तो काम है ना कि कम से कम जाके देखें कि इंतजामात मुकम्मल हैं मंडियों में, नहीं लोगों से वहां पर बात करें। हमने बहुत सारे साबिक डीसीओ ऐसे देखे हैं, जाके खुद दौरे करते रहे हैं, लोगों की मुश्किलात सुनते रहे हैं। ऑब्वियसली इन जगहों पर आप जितने मर्जी काम कर लें, लोगों की तसल्ली के मुताबिक नहीं हो सकता। आना जाना लोगों का लगा रहता है, व्यापारी भी आते हैं, कहीं ना कहीं इंतजामात आप मुकम्मल नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ तो बट सब बिल्कुल ही ना होने के बराबर नजर आते हैं ना। मुझे जो है, मुझे आप जितना मर्जी अकोमोडेट कर ले, मैं कभी भी मुतमईन नहीं होऊंगा। इशू ये है, हमारा इशू है ना, हमारी नेचर है कि हम जितना इस गिलास को मैं पानी से भरता रहूंगा, ये गिरता रहेगा, मैं कहूंगा नहीं नहीं यार पानी पाई जा, और यार नहीं पूरा नहीं गा। बिल्कुल हमारा इशू ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मवेशी मंडियों में इंतजामात ये ठीक है नहीं है। अब यहाँ पर वाकई ये डीसी की, कमिश्नर की जिम्मेदारी बनती है कि वो जाके देखे, लेकिन वो बेचारा और कामों से निकलेगा तो कुछ और देखेगा ना। कितनी के मंडियों में वो जाएगा, मंडियों में जाएगा या वो 8 क्लब जाएगा। सर बट साहब आप किन कामों का जिक्र कर रहे हैं? आगे चल के जो मजीद काम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हैं मैं वो भी बता दूंगी। महंगाई वैसी की वैसे है, हर रोज चीजें भी बढ़ती चली जा रही है, तो डीसी साहब कौन से काम कर रहे हैं? मेरी बात सुने, अभी तो प्रायोरिटी यही है ना, एक बड़ा इवेंट आ रहा है शहर में, तो अगर यही तरजीह ना रही, यहाँ पर ही लोगों को मुश्किलात रही, तो मुझे बता दे फिर और कौन से काम है जिधर आपने घबराना घबरूना नहीं है, ना ही शहरी शुरी घबराए। मेरी बात सुने, आप ऐਵੇਂ घबरा जाते हैं। बट साहब मैं नहीं घबराऊंगी क्योंकि मैंने तो मवेशी मंडी जाना नहीं है, तो वो कह रहे हो ना, बाकी मैं नहीं घबराऊंगी। मैं ये सोच लूंगी कि मैंने नहीं घबराना क्योंकि मैंने मवेशी मंडी जाना नहीं, लेकिन जिन लोगों ने जाना है कम से कम उनके लिए उनको भी मैसेज दे रहा हूँ ना। देखे ना, आज मेरे प्राइम मिनिस्टर लाहौर आ रहे हैं, तो इसलिए मेरे शहरियों घबराना नहीं, मवेशी मंडी जाएं, जानवर खरीदें। और ये गंदगी शंदगी जो है, ये
रूटीन का काम है। देखें आपके घर के बाहर भी तो गंद के ढेर लगे होते हैं ना, वो कोई ना कोई सफाई कर लेते हैं ना। और 2 घंटे के लिए जाना है, आप जहाँ पे 2 घंटे लगाते हैं 1 घंटा लगाए, हमारा भी हुकूमत का भी मसला, आपका भी मसला, जल्दी से जाएं लेके आ जाएं। क्या आपने गंदगी देख रही है? भट्ट साहब आप साइड ले रहे हैं। आप नहीं, मैं कोई साइड नहीं ले रहा। नहीं, अब तो भट्ट साहब साइड ले रहे हैं। ठीक है, वजीर आजम साहब आज दौरा लाहौर पे हैं और नारा भी उनका यही है, घबराना नहीं। तो फिर अगर यही हालात रहेंगे तो वाकई घबराना नहीं, क्योंकि ये तो हालात ठीक नहीं होंगे। हम लेकिन मेंशन करते रहेंगे क्योंकि लोगों की मुश्किलात इससे जुड़ी हैं, तो लोगों की मुश्किलात जब तक हल नहीं होंगी तो ये चीजें सामने आती रहेंगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और इस खबर पे तो मैं ये कहूंगी कि ये तो होता रहेगा, क्योंकि पहले भी होता आ रहा है, दावे पहले भी किए जाते हैं। मवेशी मंडियों की बात की जाए या फिर मानसून में शहर में बारिशों की बात की जाए, बारिशें हो रही हैं, सड़कों पर हमें पानी भी जमा नजर आएगा, ट्रैफिक का निजाम भी मुतासिर नजर आएगा और शहरी भी परेशान नजर आएंगे। यही सेम खबर हमने कल भी डिस्कस की। अब जब जब मानसून की बारिशें होंगी, तेज मूसलाधार बारिशें होंगी, कुछ चीजें जो हैं वो आपके सामने मतवातर आएंगी। फिर डस्ट भी ट्रिप होंगे, ट्रैफिक का दबाव भी देखा जाएगा और इसके साथ साथ नकासिए आप जिसके बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो भी मसला जूं का तू रहेगा। भट्ट साहब ऐसे ही है या नहीं? नहीं है, लेकिन ना मैं आज थोड़ा सा इसके अंदर मैं जरूर कहना चाहूंगा। देखिए बारिश से पानी खड़ा होता है वो हर जगह पे दुनिया में आप किसी भी जगह पे, लेकिन भट्ट साहब हमारे, अगर मैं शहर लाहौर की सिर्फ बात करूं ना, आपको पॉइंट्स बहुत क्लियरली जी मुझे पता है, मैं खुद शहर का रहने वाला, मुझे पता है। अब जो मैं सबसे पहले ट्रैफिक जाम के ऊपर आऊंगा। ट्रैफिक क्यों जैम होती है? आप ये देखें, अंडरपास ढका हुआ है, जो मोटरसाइकिल सवार जा रहा है उसने जाके उस अंडरपास के नीचे खड़े हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही। और वो फिर ये नहीं कि यार आप बिल्कुल साइड पे खड़े हो जाए, वो आधी सड़क आपकी बंद कर देते हैं। इवन आपको मेट्रो ट्रैक के नीचे अब कितने लोग खड़े देखें, आप मुझे बताएं ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगी तो क्या होगा? किसकी गलती है? देखिए इंतजामिया की या हुकूमत की गलती नहीं है। मैं 100 तनकीद करता हूँ, सारी चीजें मानता हूँ, लेकिन ये देखिए ट्रैफिक ब्लॉक होने का असद सबब मैं खुद हूँ। बिल्कुल, मैं वहां पे गलत जगह पे गलत तरीके से खड़ा हो जाता हूँ, ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगी, क्या होगी? अच्छा, सड़क पे पानी खड़ा हो गया, क्यों? ट्रैफिक यानी कि ओपन है ना सड़क, पानी खड़ा है। अब जो गाड़ी वाला होगा वो गाड़ी वाला उस पानी में से गुजार के नहीं ले जाएगा, हालांकि उसको पता है कि इस साइड पे कोई खड्डा नहीं है, कोई नाला नहीं है, गाड़ी उसके अंदर गिरेगी नहीं। मोटरसाइकिल सवार की तो समझ लगती है कि उसके साथ कोई बैठा हुआ है, उसके कपड़े खराब हो जाएंगे या मोटरसाइकिल बंद हो सकती है। अब जो गाड़ी सवार है, आप मुझे बताएं, जब ये पता है कि मैं उस रोड से रोज गुजरता हूं और यहाँ पे पानी खड़ा है और यहाँ पे कोई गड्ढा भी नहीं है, मैं गुजर जाऊंगा आराम से, बड़े आराम से, लेकिन वो उस पानी में से गुजरने की बजाय जो एक साइड सूखी होगी वो गाड़ी उस तरफ ही रखेगा। आप मुझे बताएं ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगी तो क्या होगा? और फिर आप बिल्कुल स्लो स्पीड, बास तो होते हैं ऐसे कि जो ग्रर करके निकले, लेकिन बास बिल्कुल स्लो स्पीड से जाएंगे। ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगी तो क्या होगा? आप मुझे बताएं वहां पे ट्रैफिक पुलिस वाला क्या करे? बिल्कुल, बट साहब ये जो अभी हम स्क्रीन पे मनाजिर दिखा रहे हैं ना, ये आप देखें ना, तो ये ट्रैफिक जिस तरह से अब ये है, एक साइड पे रोड के पानी जमा है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक का दबाव, फिर लोग आधी रोड की साइड छोड़ देंगे ना। बिल्कुल, अब पता भी है कि यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है, गाड़ी गुजर जाएगी, मोटर बाइक भी गुजरे, लेकिन हमने उधर से नहीं। ये जो अंडरपास पे ट्रैफिक ब्लॉक हुई है, ये किस वजह से है? अब आप इसके आगे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मोटरसाइकिल सवार जो है वो माशाल्लाह वहां पे पूरे उस अंडरपास को घेर के खड़े हैं। वो भाई खड़े हों, जरूर खड़े हों, लेकिन साइड पे हो जाए, ट्रैफिक तो गुजरने दें। बिल्कुल ऐसे। हमारा नकासी आपका जो सेवरेज सिस्टम है, हम मानते हैं वो खराब है, हर हुकूमत के दौर में उसके लिए काम की जाता है, ये हुकूमत भी कर रही है, फेवर नहीं कर रहा हूं, देखिए कर रही है, कोई ना कोई हुकूमत करती है। बिल्कुल। हमारा लेकिन निजाम इतना बोसीदा हो चुका है कि हम उसको कहें कि हम उसको फटाफट ठीक कर लेंगे, नहीं। जब भी कोई मंसूबा शुरू होता है या हुकूमत से तब्दील हो जाती है या फंड्स खत्म हो जाते हैं या फंड्स रोक लिए जाते हैं या फंड्स कहीं और लगा लिए जाते हैं। ये सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन कुछ शहरियों की अपनी भी जिम्मेदारी। ठीक है, आप शहरियों की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, बिलाशुबा मैंने देखा है कि लोग इतने बेसब्रे हैं। फिर इस तरह की सूरत हाल में जब लोग कानून शिकनी करते हैं कि आप नहीं देख रहे हैं कि आप वन वे जा रहे हैं, बस जल्दी निकलने के चक्कर में, ये सब अवाम के रवैये हैं, लोगों के रवैये हैं, जिनमें समटाइम हम खुद भी शामिल हो जाते हैं। ये आपको चेंज
चेंज करने की जरूरत है। लेकिन भट्ट साहब, अब मैं कुछ नकासी आपकी सूरत हाल की तरफ आना चाहूंगी और फिर प्लानिंग की मैं बात करना चाहूंगी। लेट्स सपोज अगर ये सब चीजें हैं, बारिश हो रही है, तो हम क्यों जो है ऑल्टरनेट वेज नहीं लोगों को बताते कि आप वहां से भी जा सकते हैं? कोई ऐसी हमारी फौरी प्लानिंग क्यों नहीं होती है? या फिर हमारी वार्डन्स की इजाफी नफरी क्यों हमें इस तमाम तर सूरत हाल में नजर नहीं आती है? अब इस ट्रैफिक में अगर ड्यूटी वार्डन एक वहां पे मौजूद है, एक ही रहेगा, तो मसला तो रहेगा। देखिए वार्डन क्या करेगा? देखिए वार्डन की बात सुनता ही कोई नहीं है। आप छोड़ दें, इस जगह को छोड़ दें, आप ये बाहर वाले किसी चौक में वार्डन को खड़ा कर दें, आप सिग्नल ऑफ कर दें, कसम ले लें कि अगर कोई वो वार्डन जो खड़ा है वो हाथ का इशारा कर रहा है कि रुक जा, अगर वो मोटरसाइकिल सवार या गाड़ी सवार रुक जाए तो आप मुझे जुर्माना कर एक को रोक लेंगे, आप पीछे से दूसरा निकल जाएगा, वो उसको रोक लेगा, वो दूसरा निकल जाएगा। मजमूई तौर पर ये शहरियों की जिम्मेदारी है, शहरी नहीं मानते हैं, नहीं मानते हम। दूसरी बात, जो नकासी आपका इशू है, देखिए किसी भी हुकूमत की तरजीह नहीं रही, मैंने पहले भी कहा। अब मैं इलाके आपके सामने लक्ष्मी चौक, धर्मपुरा, रेलवे स्टेशन, ये वो इलाके हैं जहां पर बुरी तरह से जो है हम फ्लॉप हो जाते हैं। सर हमने देखें, वो शहबाज अब पता नहीं क्यों बार बार वो निकल जाता है मेरे अपोजिशन लीडर का नाम, मैं अपोजिशन लीडर ही कहूंगा, नहीं बल्कि छोटे मियाँ साहब कहूंगा, ये लफ्ज ठीक है। छोटे मियाँ साहब इतना अरसा रहे, देखें नालों की सफाई बर वक्त आपके है नहीं। किसी जगह गुलशन रावी चले जाएं, लक्ष्मी चौक चले जाएं, आप समनाबाद वाली साइड पे चले जाएं, LOS चले जाएं, आपने नालों की सफाई नहीं की। जब बरसात आने लगती है, आप कार्रवाई के लिए, कोई भी हुकूमत हो, वो नालों की सफाई पे आ जाती है। शॉप पर उसके अंदर गिर के वो रास्ता बंद है, ये आप निकल के यहाँ पे टाउनशिप चले जाए, नाला है वो भरा पड़ा है। नहर की सफाई आपको एकदम अचानक याद आ जाएगी नहर की सफाई करनी है। सर जब तक आप इन चीजों को साफ नहीं रखेंगे, पानी कहां पे जाएगा? और ये चीजें मांगती हैं प्रॉपर प्लानिंग, प्री प्लानिंग। ये कि आपको मौसम से पहले, मानसून से पहले जो सिर्फ दावे किए जाते हैं कि तमाम प्लानिंग कर ली है, एक्चुअली वो प्लानिंग क्या है वो हम देख भी रहे हैं, आगे भी आपके सामने आती रहेगी। बट साहब, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्यों किया गया है। जो जमान पाक फीडर का नाम वजीर आजम रख दिया गया है, क्या अब यहाँ से फीडर ट्रिप नहीं होंगे? यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी इसको खुशकिस्मती कह लें। देखिए ना, पहली बात तो ये है, आप माइंड ना कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ना आपको सोचने की जरूरत है, समझने की तो जरूरत है ही नहीं ना समझा करें। मैं खुद समझना छोड़ गया हूँ, ना समझा करें। देखें प्राइम मिनिस्टर का घर है, वो इन्होंने गलत किया, इन्होंने हमें वजीर आजम वो क्या है जी, किथे जमान पार्क ये वजीर आजम की बजाय घबराना नहीं रखते तो ज्यादा बेहतर था। देखिए घबराना नहीं रखते ना तो इलाके के लोगों को तसल्ली होती। ये घबराना नहीं फीडर है, यहाँ से अब कोई लाइट नहीं जाएगी, ये फीडर भी खराब कभी नहीं होगा। और मेरा ख्याल है कि वहाँ पे जो खाली प्लॉट्स हैं वो लोग वहाँ पे कोशिश करते, बल्कि मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब को किसी तरीके से तजवीज़ पहुंचाए कि इस घबराना नहीं फीडर का नाम रख के ना, जो जगह यहाँ पे वो जो इंसाफ हाउसिंग सोसाइटी बनानी है ना इन्होंने, वो यहाँ पे भी बनाया, मैंने देखी पीछे जगह है, तो देखे इसीलिए रखा गया है कि यहाँ पे लाइट नहीं जाएगी। जी हजूरी की है। अच्छा, आपने कहा लाइट नहीं जाएगी, तो मुझे तो वो फीडर के नाम से ही पता चल गया था, अभी मैंने खबर की डिटेल नहीं देखी थी कि लाइट नहीं जाएगी। मैं सोच रहा हूँ लेस्को में ऐसा बंदा ढूंढूं को कुंडा इतना लंबा डाल सकता है मेरे घर तक कुंडा चला जाए, लाइट ही ना जाए, मुझे UPS ही ना चलाना पड़े, मेरा बिल भी कम आएगा। मेरा ख्याल है कोई होगा, मैं पूछूंगा। बट साहब इधर लिखा है, इसी फीडर से वजीर आजम इमरान खान के घर की बिजली की सप्लाई दी जा रही है। यानी इस फीडर की खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पे रहने वाले जितने लोगों के घर इससे सप्लाई जारी होगी, वहां पे लोड शेडिंग नहीं होगी। वहां पर अगर बारिश होती है या फिर आंधी वगैरह आती है तो ये फीडर ट्रिप नहीं करेगा। अच्छा, मैं ना वैसे ना लेस्को को एक और भी मशवरा, ये जो नाम रखा हुआ ना फीडर, ये इसको तब्दील कर दें। देखो हर जगह फीडर, वो फीडर आप जब कहते हैं ना तो वो एकदम ज़हन में चला जाता है बच्चे को वो दूध पिलाने वाला फीडर। ये पता नहीं क्या किस किस्म के नाम रख लेते हैं। देखिए अभी भी लेस्को को कहूंगा, अगर सिपरा साहब आप प्लीज, अगर कहीं हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपकी बड़ी पहुंच है, प्लीज इनको कहें इसका नाम घबराना नहीं रख दे। हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ये देखे वजीर आजम इसका आपने नाम रखा है ना तो सारे पूरी दुनिया के अंदर हमारा मजाक उड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही यार देखो वहां पे, हालांकि वजीर आजम साहब जो है वो यहाँ पर नहीं रहते हैं, सही कभी कभार आते हैं, आज भी आते हैं। अगर उनका मूड होगा तो वो यूं करके घर का एक चक्कर लगा के आ जाएंगे, देखेंगे
दरख्त रुख ठीक है, आज वैसे भी उन्होंने शजरकारी का इफ्तिताह करना, हो सकता है एक दरख्त वहां पे भी वो लगा दे। वैसे दरख्त उनके उस लॉन के अंदर बड़े जबरदस्त है। और फिर मुझे लगता है कि वजीर आजम की आमद के पेश नजर ही ये चीज की गई है, कुछ तब्दीली हमें नजर आई है। अच्छी बात है ना सर, अच्छी बात है ना, घबराना नहीं। खैर ये अच्छी चीजें हमें दूसरी जगहों पे भी नजर आए तो जरूर इसको भी अप्रिशिएट करेंगे। अब लेंगे और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है, शहर लाहौर के स्कूलों में दर्जा चहारम की सियासी भर्तियां, स्कूल सरबराहान ज़हनी दबाव का शिकार हो गए। बट साहब ये कुछ नया तो नहीं हो रहा? तो पहले कौन सा मैं वही कह रही हूँ, ये कुछ नया नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, देखे पहले भी हुकूमत में होता रहा, अगर ये कर रहे हैं तो क्या बुराई है। बिल्कुल, हर एक ने अपने अपने लोगों, हालांकि तब्दीली का नारा लगाया गया था, तो तब्दीली है ना, देखे ना तब्दीली है ना। पहले वजीरे जो तालीम होते थे वो राना मशहूद अहमद खान थे, तो अब डॉक्टर मुराद रास है। पहले एक वकील था, अब एक डॉक्टर है। तो देखे ना, पहले वो वकालत करते थे, अच्छी ये वैसे आपने तब्दीली की सही देखे ना, वो पहले स्कूलों की वकालत करते थे। कोई किसी का केस आ गया तो उसको कोर्ट में ले जाके घसीटना शुरू कर दिया, उन धमकियां लातियां। अब ये डॉक्टर है, अब ये स्कूलों की सर्जरी करते हैं। तो स्कूलों की सर्जरी के अंदर देखें कोई पेशेंट्स चाहिए होते हैं, कुछ लोग जो है साथ काम चाहिए होता है कि जो आपको मुआवन कर सके। तो ये भर्तियां हम इसीलिए वजह से कर रहे हैं ना। और कार भी तो देखें ना, दर्जा चहारम में हम नौकरियां दे रहे हैं भाई, पीटीआई की हुकूमत नौकरियां दे रही है, आप क्यों नहीं समझ रही है? बट साहब डिजर्विंग लोग रह जाते हैं अगर आप इस तरह नवाजना शुरू कर दें। और फिर आपके अपना जो मेरिट का राग आप अलापते थे वो कहाँ गया? मेरिट, शफाफियत कहाँ गई जिसकी बात की जाती थी? और फिर इसमें सबसे ज्यादा चीज जिसका दुख होता है वो ये है कि बहुत सारे डिजर्विंग लोग ऐसे होते हैं। और दर्जा चहारम की बात की जा रही है, ये वो लोग हैं जो एक्चुअली मेहनत करते हैं। इस चीज से आप भी एतराफ करेंगे। और फिर अगर उनको उनकी मेहनत का फल ना मिले, यहाँ पर आके आप नवाजने वाला काम कर दें, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? देखिए शफाफियत तो इस पानी के अंदर भी नहीं है। आप ये देखेंगे तो इस पानी के अंदर भी शफाफियत नहीं है। तो शफाफियत का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। शफाफियत पानी के अंदर भी कुछ ना कुछ जरा, मैं थोड़ी इस्तेमाल कर रही हूँ, ये तो मैंने सुनी है ना बातें। मैं तो सर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। शफाफियत के, चाय के अंदर भी शफाफियत नहीं है, खाने के अंदर भी। देखिए खाना भी आपको जो है वो नहीं मिलेगा। देखिए ठीक है आप कह रही हैं, लेकिन देखें ना, नौकरियां तो पैदा कर रही है ना पीटीआई हुकूमत, अब नौकरियां तो देनी है ना। इशू ये है, उनके बारे में क्या ख्याल है जिनसे नौकरियां छीनी जा रही हैं? मेरी अर्ज सुनिए। देखिए हमारा सबसे बड़ा अलमिया यह है कि जो भी हुकूमत आती है वो अपने लोगों को नवाजती है। मेरिट तो किसी भी हुकूमत ने नहीं रहने दिया। अगर हम ये कहें कि बड़े मियाँ साहब जो बाहर बैठे हैं, जिनकी जुबान बंदी के ऑर्डर है, पता नहीं है भी कि नहीं बार, लेकिन नहीं हो, उनके दौर के अंदर भी यही होता रहा। अगर पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर जाएंगे तब भी यही होता रहा। अगर आप गैर जमहूरी दौर के अंदर जाएंगे तब भी यही था। अब अगर तब्दीली वाली हुकूमत है तो उसके अंदर भी ये है। असल में ये तो आवा पीछे से बिगड़ा हुआ आया है, जो विरसे में मिला है पीटीआई हुकूमत को, तो पीटीआई ने उसको कंटिन्यू किया है। तो अगर इसको संवारना है तो आपको एक लंबा अरसा चाहिए और आपके हाथ में एक नश्तर ऐसा होना चाहिए कि जो बिला रोक टोक झिझक के अपना देखे ना पराया देखे, उसको काटता हुआ निकल जाए, कि जो उस चीज़ पर पूरा ना होता है। लेकिन चूंकि हमने करना नहीं है तो फिर ये ऐसा ही होगा। हक तलफी होती आई है, अज़ल से होती आ रही है और होती रहेगी जब तक ये दुनिया कायम है। तो इसलिए आपको इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो 50 लाख नौकरियां देने का वादा किया हुआ ना, सॉरी मैं नहीं, मैं हर दफ़ा ये कह देता हूँ हमने, मैं नहीं हूँ भाई, वो पीटीआई हुकूमत, सॉरी पीटीआई हुकूमत ने जो 50 लाख नौकरियां देने का वादा किया है तो वो पूरा करना है ना। तो कहीं ना कहीं तो खपत करनी है ना, तो हम खपत कर रहे हैं। अगर हम नौकरियां दे रहे हैं तब आपको इतराज है, ना दें तब आपको इतराज है। ओ भाई किसी साइड पे तो खुश हो जाओ, ये मीडिया वाले। ओ भाई मैं खुश हूं, वैसे मैं साहब आपकी खुशी जो है ना मुझे अगली खबर से नजर आएगी, क्योंकि अभी हम जब ऑफ कैमरा थे तो हम ये चीज डिस्कस कर रहे थे कि हुकूमत की स्मार्ट पॉलिसी भट्ट साहब ने भी अपना ली है। वो किस तरह से, वो भट्ट साहब डिटेल बताएंगे। खैर आटा 3 रुपए किलो और महंगा कर दिया गया है और सप्लाई का बहरान जो है वो भी जारी है। कल हमने देखा कीमत में इजाफा किया गया, आज फिर 3 रुपए का मजीद इजाफा कर दिया गया है। सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा है, रोकने वाला कोई नहीं है, दावे धरे के धरे हैं।
अब भट्ट साहब ने स्मार्ट पॉलिसी अपनी लाइफ पे भी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। भट्ट साहब पहले वो बता दें आप। देखें, मैं वजीर आजम के जो स्मार्ट लॉकडाउन है ना, मैं उसका बड़ा जबरदस्त हामी हूँ। क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर, देखें, आपको स्मार्ट रहने के लिए बड़ी सख्त मेहनत करनी पड़ती है और प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत मौका दे रहे हैं आपको, सबको मौका दे रहे हैं, सबको मौका दे रहे हैं। इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। देखें, स्मार्ट आप अपना डाइट शेड्यूल, आप रोटी खाना छोड़ दें, रोटी खाना छोड़ दें। देखें, आटा महंगा कर रहे हैं, करने ने, और रोटी खाना छड़ दे ना। क्यों रोटी खाते हो? रोटी की जगह कुछ और ले लो। देखें, मैंने तो पॉलिसी अपना ली है, मैं अब रोटी नहीं खाता, मैं 2 स्लाइस खाता हूँ। मैं 2 स्लाइस लेके आया था, मेरी बेगम मुझे 2 स्लाइस दे देती है। उसने भी कसम खाई है 2 ही स्लाइस देने ने, 2 स्लाइस दे देती है, मैं वो खा लेता हूँ। देखिए, मेरी आप स्मार्टनेस चेक कर लें। ये थोड़ा बहुत जो पेट है ना, मैं इसको भी अंदर कर रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कि मेरे वजीर आजम ने कहा है कि स्मार्ट रहना है। देखें, वो स्मार्ट रहने के लिए सुबह सुबह उठ के वर्जिश करते हैं, वो पता नहीं कितने किलोमीटर जो है वो रनिंग भी करते हैं। तो आटा महंगा। बट साहब, अब मुझे सिर्फ ये बता दें, अगर सप्लाई का ये सिलसिला बहरान इसी तरह से जारी रहा तो हर रोज हम ये 3, 4, 5, 10 रुपए का इजाफा सुनते रहेंगे। अब क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कम से कम ईद तक इस सिलसिले को ब्रेक लगने वाली है। देखें, आहिस्ता आहिस्ता इजाफा बेहतर है। देखें, अगर हमने एकदम 10 रुपए का इजाफा कर दिया, फिर आपने कहना महंगाई हो गई, फिर आप कहेंगे महंगाई हो गई। हर चीज आहिस्ता आहिस्ता होती है। अब देखे ना, हमने चीनी वाला बाहर भेज दिया हुआ है, वो जब मामला क्लियर होंगे हम बुलवा लेंगे उनको। सही। तो अब ये आटा जो है ना, समझा करें ना। चलें, आटे के साथ सब्जियों का भी जिक्र किया गया है, वो हम हसन से मार्केट की सूरत हाल भी जानेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ बता दें, अब अवाम की किस्मत क्या सिर्फ महंगाई ही रह गई है? अवाम की किस्मत, किस्मत नाम की एक ना फिल्म बनी थी पंजाबी, सुल्तान रही ने उसके अंदर काम किया था। मेरा ख्याल है सबको वो देखनी चाहिए, फिर इस किस्मत का पता लगेगा कि अवाम की किस्मत है कि नहीं है। किस्मत वैसे नाम भी किसी का रखा जाए। देखिए, अच्छा सीरियस होके बिल्कुल, देखिए हम फिर किस्मत का कोई ऑल्टरनेट है? मान लें कि महंगाई होगी और अवाम इसके लिए तैयार रहे, अवाम तैयार है। अच्छा, आप अभी भी या तो फिर आपकी पॉलिसी अपना ले, या तो फिर आपकी पॉलिसी अपना ले। मुझे बताएं, अभी भी तैयार रहने की जरूरत है। अवाम को आगाह करें ना कि ईद तक तो कम से कम मजीद इस पे आपको जो है अपडेट मिलती रहेगी, ये चीज महंगी, ये चीज महंगी। देखिए, मैं बिल्कुल सीरियस होकर 2 लफ्ज़, हम बुनियादी तौर पर मुझ समेत सब बेईमान है। सही कह रहे हैं आप, ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं। हम सब, यानी कि हम वो वाहिद कौम है कि जब हमारा त्यौहार आता है, अब मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है, वो वाहिद कौम है कि जब कोई त्यौहार आता है हम 10 रुपए वाली चीज को उठा के जो है 100 रुपए 1000 रुपए तक ले जाते हैं। बाकियों को आप देखें, दुनिया में आप देखें, जब त्यौहार आते हैं चीजों की प्राइसेस नीचे आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम हर चीज का ब्लेम क्यों हुकूमत को देते हैं? हम बुनियादी तौर पर खुद करप्ट है। जब तक मैं अपने आप को दुरुस्त नहीं करूंगा ना, मेरी अगर 9 घंटे ड्यूटी है ना। इस चीज से इनकार नहीं कर रही, लेकिन मुझे तो वो भी लोग नजर नहीं आते ना जिन्होंने इन चीजों पे इंप्लीमेंट कराना है, जिन्होंने इन चीजों को कंट्रोल करना है। अवाम है, लोग ऐसे हैं, दुकानदार ये करते हैं, लेकिन किसने इंप्लीमेंट करवाना है? जो लोग ये करना चाहते हैं ना, जो लोग ये करना चाहते हैं ना, आप उसको फिर कहते हैं ये पागल है, ये बेईमान है। आप उसके ऊपर अपना लेबल उतार के उसके ऊपर चश्मा कर देते हैं। गिनती के गिने चुने लोग हैं जो ये करना चाहते हैं। आप मुझे बताएं, अगर मैं सब्जियां बेचता हूं, अगर मैं सब्जी बेचता हूं, मैं मार्केट से, मंडी से 100 रुपए की अगर वो सब्जी लेके आ रहा हूं, तो मुझे खुद शर्म आनी चाहिए ना। मैं अपना मुनाफा लूं, मैं 10 रुपए मुनाफा ले लूं, लेकिन मैं उस 100 रुपए की सब्जी के ऊपर कहता हूं नहीं, मैंने इसके ऊपर 1000%। ये तो फिर हमारे अपने ज़मीर है, हमारी अपनी नीयतें हैं, जिसकी मुराद भी हमें मिल जाती है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, इस टॉपिक को ब्रेक ही लग जाए तो बहुत बेहतर है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। अगली खबर है पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से। गुज़श्ता रोज की हम बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म को बेकारी कहने पर हंगामा राई हुई, अपोजिशन की जानिब से वॉकआउट कर दिया गया। बट साहब एक कमेंट चाहिए बस आपका। देखें, वज़ीर आज़म को एवं बेकारी कह रहे हैं, किसके लिए पैसे मांग रहा है वो?
किसके लिए पैसे मांग रहा है? बताए ना, दसो ना। ऑब्वियसली अवाम की बात की जा रही है, अवाम के लिए मांग रहे हैं ना, एवं बेकारी आप कह रही हैं। प्राइम मिनिस्टर को सारे ये कही जाने हैं वो बेकारी है, बेकारी है, बेकारी है, बैगर है, बैगर है, बैगर है, बैगर है। किस चीज का? वो भाई मुल्क के लिए मांग रहा है, अपने लिए नहीं मांग रहा। अपना तो प्राइम मिनिस्टर का खर्चा ही कोई नहीं है, अगर खर्चा है तो वो कोई ना कोई दे देता है। तो आप एवं अवाम तो घबरा नहीं रही है और अवाम की जानिब से ये एज सच इस तरह से कहा भी नहीं जा रहा, लेकिन आप मना कर रहे हैं अवाम को कि वज़ीर आज़म साहब को ये ना कहा जाए। नहीं, मैं मना नहीं, सॉरी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप देखें ना कि हम अगर मांग रहे हैं, दर दर जाके मांग रहे हैं, तो किस लिए मांग रहे हैं भाई? इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए मांग रहे हैं ना। मैं लेकिन इस चीज से इनकार नहीं है कि हम वाकई मांग रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अवाम के लिए मांग रहे हैं, मांग तो रहे हैं ना भट्ट साहब। देखे ना, फिर चाहे दूसरी हुकूमत में डाल के मांग रहे हैं, फिर चाहे तनकीद करके मांग रहे हैं, बात सिर्फ मांगने की है। वो हम मांग रहे हैं। मांगते तो हम अल्लाह पाक से भी हैं, रोज मांगते हैं, 5 वक्त नमाज, 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, हाथ फैला के अल्लाह मियां दे दे। तो अल्लाह ताला से ही मांग लें, हम भी अल्लाह ताला से ही मांग रहे हैं। अब अल्लाह ताला के अलावा कोई सहारा भी नहीं है भट्ट साहब। ये जो हालात पैदा हो गए हैं ना, इसके अलावा कोई सहारा भी नहीं है ना। अल्लाह पाक वसीला बनाता है ना। तो अगर अमेरिका वसीला बन रहा है, चीन वसीला बन रहा है, रूस बन रहा है, बट साहब अगर मांगना ही है ना, तो फिर मैं सबसे ये कहूंगी कि अपने अपने तौर पर अल्लाह ताला से ही मांगना शुरू कर दें, क्योंकि आगे हालात हमें कुछ नहीं नजर आ रहे। अगली खबर की तरफ जाएंगे। ताजिर एक बार फिर से मैदान में हैं और ताजिरों को हुक्मरान भगाओ तहरीक पर मजबूर ना किया जाए, नई मीर की जानिब से कहा जा रहा है। ताजिरों की जानिब से जो है भरपूर एहतजाज की कॉल दी गई है। बट साहब ये जो इनके मुतालिबात हैं, ये ताजिर हमें मुख्तलिफ धड़ों में नजर आते हैं, अपने मुतालिबात के लिए एहतजाज कर रहे हैं। ये एक प्लेटफॉर्म पे सब ताजिर क्यों नहीं है? यहाँ पे भी क्या सियासी बुनियादें फिर हैं? जी, ये बिल्कुल ये सियासी बुनियादों पर है। ये असल में हुकूमत को अदम इस्तेकाम से दो चार करना चाहता है। सही बात यह कि आपने ऊंट को खेमे के अंदर आने की जगह दी है, सर घुसाने की जगह दी है, अब वो पूरे का पूरा तो उसके अंदर घुसेगा ही ना। तो बात यह है कि देखे ना, ये वही ताजुर है ना जो कह रहे थे जी आप हमें SOPs के तहत मार्केट सिर्फ खोलने दें, हम सारे SOPs आपके मानेंगे। तो ऊंट ने सर यूं करके मार लेता है, हूं कट नहीं सकते। और ठोकर न्याज बेग से काफिले भी इनके रमा दमा होना शुरू हो गए हैं। ना, आप भरपूर एहतजाज के लिए जो है तैयार हैं। हम इस वक्त एहतजाजों के मुतहम्मिल नहीं है, ठीक है ना। वो हम PTI ने जो एहतजाज किया था वो मुल्क की बका और सलामती के लिए था। ये तो अपने सियासी मकासद के लिए एहतजाज कर रहे हैं, इनके पीछे तो सियासी कुव्वत है। ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। बट साहब होगी भी, लेकिन अवाम अब इस स्टेज पे है कि हर तरफ मुश्किल ही मुश्किल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जहां कहीं पे भी सियासी मकासद हैं वो एक तरफ, अवाम की मुश्किलात क्यों हैं ये एक सवाल है। थैंक यू सो मच और विश गुड लक, क्योंकि आज का आपका दिन हेक्टिक होने वाला है। आज आपने जो है घबराना भी नहीं है और काम भी करना है। मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और जब बात की जाती है आपकी हमारी सेहत की, तो एक ही चीज़ जो कि बार बार हम भी कहते हैं, हमारे जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, यही कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। लेकिन चीज़ों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एहतियात कर सकेंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत सारे लोगों का मसला है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसकी क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे इसका हम इलाज कर सकते हैं। तो हम इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहूंगी। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नजीर ने, जो कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं लाहौर जनरल अस्पताल से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। असल में ये वो मामलात हैं जिसमें लोगों की रहनुमाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है किडनी डायलिसिस के हवाले से, कैसे आपने बचना है, गुर्दे फेल क्यों होते हैं, क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, आप अपनी सेहत की हिफाजत किस तरह से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमने बात करनी है एहतियात की, एहतियात हमने किस तरह से बरतनी है? देखें, हम जब ये समझ लेंगे कि गुर्दों में प्रॉब्लम जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, किन वजूहात की बिना पर हो रही हैं, तो जब हमें वजूहात पता चल जाएंगी तो उसके बाद आपने उन्हीं वजूहात से बचना है, वो सारी हमारी एहतियातें होंगी। सही। तो मैं इस तरह पहले इसका एक ब्रीफ सा रिव्यू देता हूँ कि गुर्दे देखें इनका काम क्या है। गुर्दे हमारे जिस्म में फिल्ट्रेशन प्लांट हैं बहुत बड़े। इनका काम जिस्म से गलीज, गंदे, जहरीले, फासिद मादों को निकालना है।
जैसे किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी घर में आपके अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा हो जाती हैं, तो अगर उनको घर से ना निकालें तो घर में एक तौफन फैल जाता है, आप उस जगह रह नहीं सकते। तो गुर्दे एक इतना अहम काम कर रहे हैं कि ये हमारे बाकी तमाम अज़ा को, जिसमें जिगर है, फेफड़े हैं, दिल है, दिमाग है, इन सब को महफूज रखने की कोशिश करते हैं, यानी हमारी जान बचाते हैं। सही। अब आते हैं जी क्यों इनको बचाना ज़रूरी है और क्यों इसकी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। यस, पाकिस्तान में एक रफ अंदाजे के मुताबिक 3 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो गुर्दे की किसी न किसी तकलीफ में मुब्तला है, और ये बहुत बड़ी तादाद है। ये बहुत बड़ी तादाद है। और बदकिस्मती से जो आपने भी बात की कि एहतियात, तो हमारे यहाँ चूँकि बेएहतियातियाँ इतनी ज़्यादा हैं जिसकी वजह से इनकी तादाद में बड़ी तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। तो अब देखते हैं जी कि इनकी मेन वजूहात क्या है, गुर्दे क्यों फेल हो रहे हैं। बिल्कुल। गुर्दे फेल होने की पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी वजूहात हैं उसमें शुगर और ब्लड प्रेशर है। सही। हमारे मुल्क में भी ये है, लेकिन हमारे मुल्क में एक साथ जो बहुत बड़ी बदकिस्मती है वो ये है कि यहाँ पर वो बीमारियाँ जो दुनिया में बड़ी आसानी से ट्रीट हो रही हैं, जिसकी वजह से गुर्दे फेल होने की जो परसेंटेज है वो ना होने के बराबर है, सही, वो है पथरियाँ। सही। इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ लोग पालते हैं जैसे बकरियां पालते हैं। अच्छा। और इसी तरह एक प्रोस्टेट गदूद है जिसकी वजह से हमारे यहाँ लोग गुर्दे फेल करवा के, या इन्फेक्शंस हैं, ये ऐसी चीजें हैं कि जो ये वो सिंगल चीजें हैं जिनको हम कहते हैं कि जी इसके इलाज की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन एंड पे जाके उसके रिजल्ट्स हमारे सामने गुर्दे फेल की सूरत में गुर्दे फेल हो जाते हैं। लोग इनको पथरियों को पालते रहते हैं और उसके लिए 6-6 महीने, 6-6 साल, 12-12 साल मैंने देखा है मरीजों को, वो जी फलां कतरे ले रहे हैं, फलां दवाइयां ले रहे हैं, फलां चीज ले रहे हैं, उससे गुर्दे फेल हो जाते हैं। फिर हमारे यहाँ जो जाली दवाइयां हैं, सही, कुश्ताजात हैं, नीम हकीम हैं, अताई हैं, ये सब हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो एक तो मैं इस प्रोग्राम की वसातत से मैं अपना हक अदा करना चाहूँगा, वो ये है कि खुदा के लिए देखें, हम सब लोग अपने इवन बाल कटवाने के लिए चूजी होते हैं कि जी किससे कटवाएं, कैसे कटवाएं, कौन अच्छा है। हम जूते लेने के लिए मार्केटें फिरते हैं, हम कपड़े लेने के लिए सब कुछ करते हैं, हम टेलर के पास जाते हैं कपड़े हमारे अच्छे सिए। हमें ये क्यों नहीं समझ आती कि हमारी सेहत का जो रखवाला है वो खुदा के बाद एक क्वालिफाइड मुस्तनद डॉक्टर है। बिल्कुल सही। तो हम हर एक से डॉक्टरी के मशवरे पूछने शुरू कर देते हैं और फिर वो हर कोई यहाँ पे डॉक्टर बना हुआ है और वो आपको ऐसे ऐसे मशवरे देगा जिससे आपकी जान अजाब में पड़ जाएगी। अच्छा, अब एक सवाल आपने डायलिसिस के ऊपर किया, एक अजीब कॉन्सेप्ट है हमारे माशरे में। गुर्दे लोगों के फेल हो जाते हैं ना जिनको, तो उनको कहते हैं ओह भाई डायलिसिस नहीं करवानी। अरे भाई, और वाकई इससे लोग बहुत खौफ में मुब्तला नजर आते हैं कि अब अगर आप डायलिसिस की तरफ गए तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अल्टीमेटली आप डेथ की तरफ जाएंगे। हाँ, अब वो ये नहीं बताते कि अगर आप डायलिसिस नहीं करवाएंगे तो आप बहुत जल्दी डेथ की तरफ चले जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक सेंटर का अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ एक सेंटर के अंदर इस वक्त सैकड़ों, जो 1000 के करीब तादाद है जो वेटिंग लिस्ट में है कि उनका डायलिसिस पे नंबर आए। और पाकिस्तान में सैकड़ों डायलिसिस सेंटर हैं, हर सेंटर के ऊपर सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग हैं जो डायलिसिस मशीन का इंतजार कर रहे हैं, उनको मशीन नहीं मिल रही। तो अगर वो डायलिसिस नहीं करवाएंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे? तो इसलिए डायलिसिस का कॉन्सेप्ट देखें, जिसको डायलिसिस की जरूरत है वो या आर्जी हो सकती है या परमानेंट हो सकती है। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनको आर्जी डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जी कि ये इनसे बचना कैसे है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा डायलिसिस की आपको जरूरत किस स्टेज पे पड़ती है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है। देखें, जब हमारे गुर्दे किसी भी वजह से, जिसमें मैं बार बार कह रहा हूँ शुगर, ब्लड प्रेशर के अलावा पथरियाँ खास तौर पे, अगर पथरियाँ अंदर पड़ी हुई हैं और वो पलती जा रही हैं, आप उनको पालते जा रहे हैं बकरियाँ समझ के, वो पल रही हैं, बड़ी हो रही हैं, इतनी बड़ी हो गई हैं कि उसके बाद उन्होंने गुर्दे को पूरे को भर दिया अच्छी तरह, ठीक है, या वो गुर्दे की नालियों में आके उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया, ठीक है, तो वो गुर्दे फेल हो गए। इसके अलावा जो शुगर और ब्लड प्रेशर है वो आहिस्ता 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 आपके जिस्म को अंदर से ऐसे चाट रहा है जैसे दीमक लकड़ी को चाट रहा है। और डॉक्टर साहब, अक्सर तो ये देखने में आता है कि जिसको डायबिटीज और इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर का इशू रहता है, उसको हार्ट का मसला भी होता है। ये तीनों चीजें जुड़ी हैं और उसके बाद फिर जब आपको ये साथ इशू हो जाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब शुगर के मरीज को आप देखते हैं, शुगर का मरीज अगर अपनी शुगर को ट्रीट नहीं कर रहा तो उसके खून की नालियां सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर हो जाता है,
तो ये सारी बीमारियां एक तरह से उसी मस्कन को देख लेती हैं। ऐसे बंदे को जो कमज़ोर है, देखिए ना, कोई भी रियासत कमज़ोर होगी तो उसके ऊपर बहुत सारे जो सुपर पावर्स होती हैं वो उसके ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहती हैं। तो जब हम अपने जिस्म की हिफाजत नहीं करेंगे, अपने गुर्दों की हिफाजत नहीं करेंगे, तो ये बीमारियां हम पर हावी हो जाएंगी। हम इसको हम बचने की कोशिश नहीं कर रहे, हम इलाज भी नहीं करवा रहे, हम खुद डेथ बेड की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद हॉस्पिटल में जाके ये एक बड़ा ब्लेम होता है कि जी हम हॉस्पिटल गए तो जी वहाँ पे डेथ हो गई। ये सोचना चाहिए कि जब आपको पता चल गया कि मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, उन्होंने 20-20 अल्ट्रासाउंड और 15-15 एक्सरे करवाए होते हैं, और मैं पूछता हूँ कि जी आपने इलाज नहीं करवाया? कहते जी ये देखें 20 अल्ट्रासाउंड करवाए हुए हैं। ये मतलब वो लोग ये समझते हैं कि हमने अल्ट्रासाउंड करवा लिया और पता चल गया हमारी पथरी है तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। फॉलो कैसे कर रहे हैं कि वो पता नहीं कौन कौन सी जाली दवाइयां लेते जा रहे हैं, और उसके बाद उसका प्रॉपर मुस्तनद क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज नहीं करवा। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम बार बार पथरी का जिक्र कर रहे हैं, इसका प्रॉपर तरीका इलाज क्या है? मैं चाहूंगी आप वो भी जरूर मेंशन बिल्कुल, ये भी अगेन आई विल अप्रिशिएट कि ये एक ऐसा मैसेज है मैं जो खुद देना चाहता हूँ लोगों को। देखें, आज का एक जदीद ज़माना है, इसमें वो दौर नहीं है कि जब पथरी अगर गुर्दे में हो जाती थी तो आप इतना लंबा चीरा देते थे और कोई 20 टांके लगते थे और 2 महीने अस्पताल दाखिल रहते थे, फिर आप कोई काम नहीं कर सकते थे। नो, नॉट एट ऑल। बड़ा सिंपल तरीका है। आज तो हम पथरियों की इतनी किस्में हैं, हम उनको क्लासीफाई कर लेते हैं कि सिर्फ दवाइयों से हल हो जाएगा, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाई हो जाए, पथरियां होने से बच जाएंगी। उसके बाद अगर ज़रा बड़ी पथरियां हैं तो उसको भी हम बगैर किसी कट के, वो शुआओं जिसको कहते हैं, वो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, उससे पथरियां टूट के बाहर निकल जाएंगी। इवन अगर उससे भी बड़ी पथरी है जिसको लोग डर रहे हैं कि पता नहीं, लोग इसलिए नहीं आते कि जी इसका बहुत बड़ा ऑपरेशन हो जाएगा, तो ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। हम सरकारी हॉस्पिटल में, मैं जनरल हॉस्पिटल में, मैंने ये खुद तरीका यहाँ पर मुतारिफ करवाया कि जिसमें हम एक इंतहाई बारीक सुई है, उस सुई की मदद से हम जिस्म में दाखिल होते हैं और उसके साथ नो कट नो स्टिच सही हम बड़ी से बड़ी पथरी को निकाल सकते हैं जो गुर्दे के अंदर मौजूद है। उसको हम लेज़र से, अल्ट्रासोनिक तरीके से छोटे छोटे ज़रात करके उसको वहाँ से निकाल लेते हैं और मरीज 24 घंटे में अपने घर होता है। और इस कदर अगर जदीद तरीका इलाज है, उसके बावजूद आप इस चीज़ पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो ऑब्वियसली अपना नुकसान आप खुद करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। क्योंकि लोगों को मैं एक पैगाम हर जगह देता हूँ कि देखें, जो कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, ये ऐसे नहीं कहा होगा। मैं कहता हूँ हमारे गुर्दे अपनी जान, और जान है तो जहान है। बिल्कुल आपने सही। गुर्दे ठीक तो सब ठीक। तो गुर्दों की हिफाजत कीजिए, अपनी जान की हिफाजत कीजिए। गुर्दे चुस्त तो जिंदगी पुरलुत्फ, सेहत अच्छी, बेहतरीन जिंदगी। बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, अगर एक दफा आप इस मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं तो फिर बिल्कुल स्टार्ट से क्या क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो कि आपको अपनानी है और अपना ख्याल रखना है? देखिए, मैं इन अलामात का जिक्र करूंगा। अगर इनमें से कोई भी अलामात किसी भी शख्स को होती हैं, इसमें आम तौर पे कि यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकती है कि यूरिन का बार बार आना, यूरिन में पथरी का निकलना, यूरिन में रेत के ज़रात का निकलना, गदला हो जाना, यूरिन में ब्लड आ जाना, खास तौर पे इन चीज़ों को आपने इग्नोर नहीं करना। सही। फिर ये लोअर एब्डोमेन पेन जिसको हम कहते हैं, ये जिसको हम बेली बटन कहते हैं, उसके नीचे पेन हो रही है, या ये दोनों जो पसलियाँ वाली साइडें हैं, राइट साइड या लेफ्ट साइड, इनमें कोई पेन हो रही है, इसके साथ कोई नौजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो आप समझ जाएं कि आपको गुर्दों की कोई प्रॉब्लम या गुर्दे मसाने की कोई तकलीफ हो सकती है। तो आपने मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करना है, जो आपका सिंपल टेस्ट, कोई लंबे चौड़े टेस्टों की जरूरत नहीं होती। एक आपका पेशाब का टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, और छोटी सी चीज़ें करके आपको 100% तशखीस हो जाएगी। जब आपकी तशखीस हो जाएगी तो फिर आपका इलाज नहायत आसान है। मैं बार बार इस बात पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि गुर्दे मसाने की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आज जदीद दौर में उसका इलाज इंतहाई आसान है। नो कट नो स्टिच। हाँ, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो, हाँ ये गुर्दे मसाने का ये बहुत बड़ा ट्यूमर हो, हाँ ये उसका पथरी हो, मसाने में हो, नाली में हो, गुर्दे में हो, हम एक एंडोस्कोपिक तरीके से जाते हैं और हर किस्म की पथरी को 100% तरीके से उसका इलाज कर लेते हैं। सही। तो इसलिए इससे आपने बचना भी है। अब बचने की तरफ आते हैं कि जो आपने सबसे पहले सवाल किया था, देखें एहतियातों। अब एहतियातें क्या हैं? जब आपको पता है कि शुगर फैमिली में है तो शुगर से बचना है। अब आपने इंतजार नहीं करना कि शुगर होगी तो मैं उसका टीका लगवाऊंगा, इंसुलिन लगवाऊंगा, यानी आपको शुरू से एहतियात ये करनी है कि अपने लाइफस्टाइल को शुरू से अपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है। हमारे यहाँ लोगों को रिवाज नहीं है, ना वॉक करते हैं, ना वर्जिश करते हैं, ना कोई और एक्सरसाइज करते हैं। तो ये जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, हर वक्त बैठे रहना, लेटे रहना, वीडियो गेम्स बच्चे खेलते रहते हैं और जंक फूड खाते रहते हैं, उनसे बचना
अपने लाइफ को हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं। सही। जब अपने लाइफ को हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ब्लड प्रेशर है, शुगर है और बेशुमार बीमारियां हैं, उनसे आप बच सकेंगे। आप खुली आबो हवा में जाएं, मिलें जुलें, एक्टिविटीज करें। जो कोरोना की रेफरेंस में बात करूं कि उसको भी जेन में रखना है, बिल्कुल। सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करना है। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि आप उसको ओवरलुक वो भूल जाएं आप, उसको नहीं भूलना आपने, क्योंकि अभी कोरोना है और ये याद रखिएगा कि कोरोना के साथ हमने जीना सीखना। बिल्कुल सही। कोरोना कहीं नहीं जा रहा, जैसे हेपेटाइटिस है, एड्स है, फ्लू है, पोलियो, देखें ये सारी बीमारियां बहुत सारी अभी भी दुनिया में पाई जाती हैं। स्वाय चंद देखिए, जैसे पोलियो अब दुनिया में एरेडिकेट हो गया, इंशाल्लाह पाकिस्तान से भी हो जाएगा, इसके ऊपर गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है। तो बिल्कुल इसी तरह जब कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी तो इंशाल्लाह हम सब लोग उससे भी निकल आएंगे। तो ये चीज़ें ना करें आप। और जो बाज़ारों में ख़ास तौर पे मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि बाज़ार में एक तो आप जाली, गैर मुस्तनद, अत्ताई डॉक्टर, हकीम, सन्यासी बावे इनके पास मत जाएं। किसी को अपनी सेहत के साथ मत खिलवाड़ करें। मेरा पैगाम बड़ा सिंपल और ये मौका आप खुद देते हैं ना कि आप किसी को कहते हैं आ बैल मुझे मार, आप मुझे। अच्छा, बल्कि मैं तो इससे भी ज्यादा बाज लोगों को देखता हूँ वो बैल को भी जहमत नहीं देते, बल्कि कहते हैं बैल आप उधर ही ठहरो, मैं आ रहा हूँ आपसे टक्कर खाने के लिए। तो ऐसे ना करें। अच्छा, फिर दवाइयाँ बहुत लोग खुद ही इस्तेमाल करते हैं। जिसका दिल करता है जी मेरे गोडों में दर्द हो रही थी, मैं तो 6 साल से ये दवाइयाँ खा रही हूँ। खास तौर पे ये दर्द की दवाइयाँ जो है ना, ये गुर्दों को फेल करने में बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन आप करते हैं, जो आप खुद ब खुद पेन किलर्स की तरफ जाते हैं, उसका इस्तेमाल जो है वो इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। इसी तरह देखें हमारे यहाँ पानी का इस्तेमाल जो है ना, ये बड़ा गैर मुनासिब है। लोगों को पता ही नहीं है कि पानी हमें एक एडिक्वेट मिकदार में पीना है और साफ पानी पीना है। गंदा पानी, गदला पानी, हमारे यहाँ तो पानी के अंदर से आपको पता है आर्सेनिक जैसे ज़रात भी मिले हैं और इतने पॉइजनस मेटेलिक ज़रात मिले हैं जो जाके डिपॉजिट हो सकते हैं और बिल आखिर वो गुर्दों को फेल कर सकते हैं और इसी तरह पथरियों का बायस बन बिल्कुल सकते ऐसे ही। तो पानी की कमी नहीं होने देनी, खासतौर पर गर्मियों के मौसम में। ये जो दर्द की दवाइयाँ ये नहीं लेनी, गैर मुस्लिम लोगों के पास नहीं जाना, कुश्ते इनसे बचना है। अपनी ग़िज़ा जो है वो साफ़ सुथरी सिंपल रखनी है, जंक फूड से बचना है, अपनी लाइफ को हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना है, रोज़ाना वॉक एक्सरसाइज ये करनी है। और खुदा ना खास्ता मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने सीधा सीधा मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना है। मैं बार बार उसकी मिसालें देता हूं। जब आपके पास इलाज है और आपने खुद सिलेक्शन करनी है कि आपने इलाज की तरफ जाना है या फिर अताइयों के पास जाके अपना मसला मजीद बिगाड़ना है, ये ऑप्शन आपकी अपनी है। एहतियाती तदाबीर डॉक्टर साहब ने बता दी हैं, उम्मीद है कि आप इन सब पर अमल भी करेंगे और कहीं ना कहीं अगर कोई सिम्टम्स हैं तो आप इलाज की तरफ भी जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और अभी जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो इसीलिए किया गया है कि क्योंकि बहुत सारे लोग इस वजह से हमें परेशान नजर आ रहे हैं। कोविड-19 की वजह से जहां पर एकदम से सिनेरियो हमारी लाइफस्टाइल का बदल चुका है, वहां पे एक नई चीज जो आई है वो है ऑनलाइन एजुकेशन, जिस पे अब सब लोग कह रहे हैं कि हमें इसी पे ही जाना है, एम्फेसाइज भी किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके हमें बहुत सारी चीजें मसाइल पैदा करती नजर आ रही हैं और कहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो सपोर्टिव नजर आ रही हैं। स्कूल कॉलेजेस लेवल पर अगर हम देखें तो अभी उस तरह से चीजें अपडेट नहीं की गई हैं कि स्टूडेंट्स उससे भरपूर तरीके से फायदा उठा सकें। तो ऑनलाइन एजुकेशन के हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या इससे नुकसान भी हो रहे हैं, स्टूडेंट्स हमारे उस तरह से तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो किस तरह इस गैप को हम फिल कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान आज की मौजूद है, एजुकेशनिस्ट हैं नुदरत मुस्तफा, ने खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। भरपूर इंट्रो आपने मेरा सुन लिया। जहां पर फायदे हैं वहां पर नुकसानात भी हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं, हाँ। कुछ पेरेंट्स के एंड से भी हैं, कुछ स्कूल कॉलेजेस जो उस तरह से भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। ऑब्वियसली एक नई चीज है, हाँ। तो मुझे ये बताइए इसको आसान हम किस तरह बना सकते हैं? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि एक चीज हमें सबको, बीइंग टीचर्स, बीइंग पेरेंट्स या ओवरऑल सोसाइटी को ये अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि किसी भी चीज के सारे फायदे नहीं हो सकते और किसी भी चीज के सारे नुकसानात नहीं हो सकते। हर चीज का कोई डिसएडवांटेजेस होंगे और कुछ एडवांटेजेस होंगे। अब मैं चूंकि इस प्रोफेशन में हूँ तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा एडवांटेजेस ज्यादा लगते हैं ऑनलाइन टीचिंग के। अगेन, एक बंदा जो उसके अंदर होता है किसी चीज के, उसको ज्यादा आप अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकती हैं। एग्जैक्टली। सबसे पहली अगर हम बात ही चलें पॉजिटिविटी से शुरू करते हैं, तो हम एडवांटेजेस से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है
देखें कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चों की कम्यूटिंग बच रही है, डेली का तैयार होना, लाना ले जाना, वो सब कुछ बच रहा है, ठीक है। अगर हम इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतनी महंगी महंगी बिल्डिंग्स रेंट करनी होती हैं जब स्कूल्स चल रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली यूटिलिटी बिल्स हैं आपके, वो सारे बचते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव ये जबरदस्त पॉइंट है, ये कॉस्ट इफेक्टिव जरूर है, क्योंकि आपने जो डिटेल्स सारी बताई हैं, ऑब्वियसली हम अपने घर में भी ये चीजें देखते हैं कि आपको पिक एंड ड्रॉप, आपको बच्चों के लिए हर चीज प्रोवाइड करनी पड़ती है जब बच्चे घर से बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन अब इस सिस्टम को इफेक्टिव हम उस तरह नहीं बना पा रहे, आप सिस्टम को किस तरह इफेक्टिव बनाएंगे? अच्छा, उसके लिए थैंकफुली देखें, मैं अगेन ऐसा नहीं है कि चूंकि मैं इस प्रोफेशन से ताल्लुक रखती हूँ तो इसीलिए मैं इसकी साइड ले रही हूँ, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स ने इसमें उनका बहुत बड़ा एक अपना किरदार अदा कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत प्राउडली ये कह रही हूँ कि शायद हमने इतना काम स्कूल जाकर नहीं किया जितना काम हम घर बैठ के करते हैं। हमारे स्कूल्स बंद हुए थे जी 16 मार्च से, 16 मार्च के बाद से स्कूल्स बिल्कुल बंद हो गए थे, बच्चों के लिए भी टीचर्स के लिए, ठीक है। हमारे स्कूल्स ने और तकरीबन 98% प्राइवेट स्कूल्स ने क्या किया था कि मार्च में स्कूल्स बंद हुए हैं, ऑब्वियसली आपको नजर नहीं आ रहा कि कब खुलेंगे, बिल्कुल, तो उन्होंने हमें फॉरेन ट्रेनिंग्स देनी शुरू कर दी। अगेन आई बिलोंग टू अ वेल रिप्यूटेड स्कूल, तो हमें पहले से थोड़ा बहुत इस चीज पे इक्विप करते रहते थे, हाँ। लेकिन जब एकदम ट्रांजिशन आपको करनी पड़ी तो हमें फौरन से हमारी ऑनलाइन जो है वो हमारी प्रिंसिपल ने, हमारे हेड ऑफिस ने वो वर्कशॉप, जब आपको बड़े लेवल पे जाना पड़ता है तो ऑब्वियसली प्लानिंग एक प्रॉपर होती है, तो वो राइट आफ्टर 16 मार्च बिलीव मी वो स्टार्ट हो गया था। हम वर्कशॉप्स अटेंड करते थे, वर्चुअल वर्कशॉप्स। हमें काफी हद तक जिसे कहते हैं ना, बाय द एंड ऑफ मार्च हमें अंदाजा हो गया था कि ओके हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट दैट। सही। और इसी तरह बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ने इसी चीज को जहन में रखते हुए फौरन से अपनी ऑनलाइन क्लासेस ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि आप लोगों की प्लानिंग पहले से शुरू हो गई। अब कुछ ऐसे भी प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें हमारी कम्युनिटी के बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करें, जिनके पास फैसिलिटीज बहुत ज्यादा कम हैं। उन कम फैसिलिटीज में आपने प्रॉपर बच्चों को जो है वो पढ़ाना है, क्लासेस, ये मुश्किल काम है। अगेन वही बात है कि ये डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, वो शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। तो जितने ज्यादा रिसोर्सेज किसी के पास होंगे, जितना ज्यादा उनका बेहतर आउटपुट होगा, आउटकम होगा। पहले से भी आपको पहले भी नजर आ जाता है कि कौन सा, इवन अगर प्राइवेट स्कूल ही है तो आपको पहले भी पता लग जाता है कि कौन सा स्कूल एफर्ट कर रहा है, बिल्कुल, कौन सा नहीं कर रहा। तो ये अगेन वो बात है कि वो उनके जो, अगर ऐसे स्कूल्स कुछ हैं जो कि मुझे वैसे ऑनेस्टली नहीं लगता, मुझे गवर्नमेंट स्कूल्स की एक अलग स्टोरी है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स का मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन जो है ऑब्वियसली उनको फिर उस स्टैंडर्ड के ऊपर आना पड़ेगा जिसके ऊपर उनकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि अब आपको आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, अभी तो आपको पता ही नहीं है कि आपने हर दफा, अभी सबसे पहले डेट आई जी 1 जून से खुल जाएंगे, फिर डेट आई जी 15 जुलाई, बिल्कुल 15 जुलाई से खुल जाएंगे। अब डेट आ रही है अगस्त में भी कहा जा रहा है, अगस्त में भी कहा जा रहा था, अब आ रही है कि जी 15 सितंबर। बिल्कुल। सो ऐसा लग नहीं रहा, ऑनेस्टली अल्लाह करे कि ये सबसाइड हो जाए और हमारी से जान छुट जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, क्योंकि अगेन देखें, अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं उसमें कॉस्ट इफेक्टिव है, कन्वीनियंट है, आपको घर बैठे बैठे आपके उस पे ऊपर है, लेकिन उसी तरह इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मैं फील करती हूँ कि मुझे बीइंग अ टीचर फील होता है और मेरे बच्चों को जिनको मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, they are missing the touch, they are missing the feel of the class, आ जाता है ना, गैप आ जाता है, एक एनवायरनमेंट जो पूरा आपका बना होता है। एग्जैक्टली, तो वो बच्चे जो बहुत शार्प थे, जो बहुत ब्राइट थे, जो बहुत चर्पी थे, वो इतने क्वाइट होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली आपके सामने गैजेट है, थोड़ा सा जरा एक वो टाइम फ्रेम का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। हम इतनी 40 मिनट्स की क्लास ऑब्वियसली नहीं हो सकती, क्योंकि हमने जहन में ये भी रखना है, जब प्लानिंग का ये एक हिस्सा है हमारी, कि जब एक बच्चा अगर क्लास ले रहा है तो स्कूल हैज टू मेक श्योर कि अगर उसके बहन भाई हैं तो उनको भी उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाए कि सारे बहन भाइयों के लिए पॉसिबल हो क्लास। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगेन ये बात है कि इसके लिए बहुत प्लानिंग रिक्वायर्ड है, जो कि थैंकफुली प्राइवेट स्कूल्स ने काफी हद तक। अच्छा, डू यू थिंक कि जो हमारी क्लासरूम का एक एनवायरनमेंट था और जिस तरह बच्चे पढ़ते थे, वो एक हो जाता है ना, कंपटीशन हो जाता है कि फलां बच्चा आज ये कर रहा है, मुझे ये करना है,
ये उसका ऑल्टरनेट है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं आपको बताऊं कि ट्रेडिशनल क्लासरूम्स का किसी चीज से कंपैरिजन नहीं। हम लोग शायद सोसाइटी हम लोगों की ऐसी है कि जब एक चीज चली जाती है तो हमें उसकी कदर याद आती है, इवन इंक्लूडिंग मी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो वो जब हम जाते थे स्कूल तो ऐसा लगता था अभी आज मंडे है, मंडे ब्लूज हो रहे हैं, आज फिर सुबह उठना पड़ेगा, आज सुबह फिर तैयारी करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, फ्राइडे कब आएगा। बिलीव मी, अब हम इस तरह से मिस कर रहे हैं कि दिल चाह रहा है कि बस फौरन से साइड पे हो जाए और हम वापस जाएं। क्योंकि जब हम घर बैठे हैं, देखें ये हम सबके लिए एक रिफ्लेक्शन है, जब हम घर बैठे हैं तो हमें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें नजर आई हैं, टीचर्स को नजर आई हैं, पेरेंट्स को नजर आई हैं, बच्चों को खुद फील हो रहा है, बच्चे इतना फीडबैक देते हैं कि टीचर व्हेन विल द स्कूल बी ओपन। तो वो अगेन इस चीज की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है जो एक ट्रेडिशनल क्लासरूम। बिल्कुल आपने सही कहा। अब मुझे ये बताइएगा, आप क्या समझती हैं एज ए टीचर कि इफेक्टिव वे आप ऑनलाइन अगर क्लास दे रहे हैं तो बच्चे को समझना वो इस टाइम किस माइंडसेट में है, उसके घर में क्या चल रहा है, और फिर उसने बैठ के आपका लेक्चर सुनना भी है, उसको समझना भी है, क्या चीजें जरूरी है कि जो स्कूल ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जा रहे हैं, पेरेंट्स की तसल्ली के लिए ये चीजें बताना बहुत जरूरी है? अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप किसी को भी, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो पेरेंट है, आप थोड़ा सा मार्जिन दें। ठीक है, हमें नहीं पता कि एक बच्चा अगर क्लास अटेंड कर रहा है तो उस वक्त उसके घर का क्या माहौल है। ठीक है, हमें नहीं पता एक बच्चा अगर क्लास अटेंड कर रहा है तो किस मुश्किल से उस पेरेंट ने बेचारे ने उसका गैजेट अरेंज किया है, उसका इंटरनेट अरेंज किया है। सबको पता है, सब जानते हैं कि इसके लिए इंटरनेट ज्यादा लगता है। ठीक है, और बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ इंटरनेट होगी तो चलेगा, अदरवाइज आपकी नहीं चलेगी। तो मार्जिन टीचर्स को बच्चों को देना चाहिए। कई दफा ऐसा होता है कि बच्चे इतने क्यूट लगते हैं और ऑब्वियसली इतनी देर पढ़ा के मुझे सारे बच्चे अपने बच्चों की तरह लगते हैं। तो ऐसा होता है कि कई दफा पेरेंट्स जो है वो टीचर के सामने बिठा के उसको नाश्ता करा रहे होते हैं, बिकॉज पेरेंट्स को पता होता है कि ये टीचर के सामने कर लेगा, हमारे से नहीं करेगा। तो अगेन कुछ टीचर्स अगर मार्जिन नहीं देते तो इस तरह के मार्जिन दे दें। बच्चा क्लास में लेट आया है, कोई बात नहीं, बच्चे का अगर कोई काम मिस हो गया है जो वो बाद में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी से नहीं कर सका, कोई बात नहीं, आप उसको थोड़ा सा मार्जिन और दे दें। तो अगेन इस चीज के लिए मैं समझती हूँ कि ये बहुत जरूरी है, हम टीचर्स को, पेरेंट्स को मार्जिन देना। कभी कभी टीचर्स के साथ भी ये इशू हो जाते हैं। देखिए, इंटरनेट का किसी को पता नहीं होता, टीचर्स के लिए इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा, कभी कभी लाइट, आपकी मानसून है खैर से, तो आपकी लाइट जो है वो पूरा दिन जाती है। हम तो भूल गए हुए थे ऑनेस्टली कि लाइट जाती कैसी थी, अब वो हमें सब कुछ याद आ गया। तो वो लाइट चले जाती है पूरे दिन के लिए, आपके गैजेट्स चार्ज नहीं होते। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो थोड़ा सा टीचर्स को मार्जिन दे दें। जो थोड़े से लूप होल्स हैं उनको देखें, हम सब साथ चलेंगे, ब्लेम गेम की तरह से हम आगे नहीं चल। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप टीचर्स को या स्कूल्स को ब्लेम करने लग जाएं तो ये चीजें टीचर्स के लिए भी नहीं है, स्कूल्स के लिए भी नहीं है, ऑब्वियसली आप लोगों के लिए भी नहीं है। तो इससे अच्छा नुदरत मुझे ये बताइएगा, इससे क्या हमारा तालीमी निजाम मुतासर हो रहा है? क्योंकि हम कह रहे हैं बच्चे घर बैठ गए हैं, वो पढ़ना भूल गए हैं, ज्यादा टाइम वो खेलों में स्पेंड कर रहे हैं, बच्चों का जो नुकसान हो रहा है वो पूरा नहीं हो सकता ऑनलाइन एजुकेशन चाहे आप जितनी मर्जी दे दें, ऐसा है क्या? आई अग्री टू दैट। मैंने जिस तरह अभी पहले भी कहा कि जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स हैं उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं। आप चाहे होम स्कूलिंग करा लें, मैं एक टाइम था जो मैं इस चीज को इतना बुरा नहीं समझती थी होम स्कूलिंग को, अब मुझे रियलाइज हुआ है कि होम स्कूलिंग नहीं चल सकती, एक बच्चे की ग्रोथ के लिए, मेंटल सोशल ग्रोथ के लिए नहीं चल सकती। तो जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स है उसका कोई कंपैरिजन, क्योंकि आपके बच्चे जितने भी हैं सब डिफरेंट माइंडसेट के हैं, सब उस तरह से एक्टिव नहीं रह सकते हैं। ये जो ऑनलाइन पेपर्स लिए जा रहे हैं इसको आप कैसे देखती हैं? अच्छा, ऑनलाइन पेपर्स का मुझे तो अभी इसलिए इतना अंदाजा नहीं है बिकॉज चूंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे और हम लोग तो बड़े रिलीजियसली गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, तो हमें तो यही कहा गया है कि हर बच्चा इज प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। तो ऑनलाइन पेपर्स का अभी अगर आप स्कूल लेवल पे देखें तो एज सच इस तरह से वो कुछ इस तरह से नहीं जा रहे हैं। जो अगर किसी बड़े लेवल के ऑनलाइन पेपर्स हैं तो ऑब्वियसली बजाय इसके कि साल जाया हो या आगे यूनिवर्सिटीज में आपको पता है उस स्टेज के बच्चे जो हैं वो हमें रिस्पॉन्सिबल भी नजर आते हैं, थोड़े ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो अपना कर लेते हैं। और अगर तो बात आगे यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस की है तो फिर उनको रिस्क नहीं लेना चाहिए, दे शुड गो विद दिस ऑनलाइन पेपर सिस्टम। ओके नुदरत, इफ अगर ये आ जाती है बच्चों पर ऑनलाइन, क्योंकि आपको आगे नहीं पता, अगर आप ऑनलाइन पेपर्स वाली ऑप्शन पे आ जाते हैं तो इसको आप कैसे देखती हैं? अगेन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैं हमेशा से कहती हूँ पॉजिटिव साइड को देखें।
अगर आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है तो बजाय इसके कि बच्चा बिल्कुल फारिग, देखें बच्चे बच्चे हैं, वो तो फारिग रहना प्रेफर करेंगे, उनको अच्छा लगेगा, तो ऑब्वियसली उनको फारिग बिठाने से बेहतर है वो कि पेपर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उस पर डाल दी जाएगी तो एटलीस्ट वो अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे कि उन्होंने कुछ करना है। सही। रुदित, मैसेज क्या देना चाहेंगी देखने वाले? मैसेज ये देना चाहूंगी, ये मुझे थैंक यू सो मच, एक तो आपने मुझे बुलाया, प्लेटफॉर्म दिया मुझे ये कहना है अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को कि देखें टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो आहिस्ता आहिस्ता डाई डाउन करता जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि टीचर्स को सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो टीचर्स का राइट है। टीचर्स हम लोग, जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ ऑनेस्टली मुझे वो अपने बच्चों की तरह लगते हैं, मैं उनको डांटती भी हूँ, ऑब्वियसली बीइंग अ टीचर आपको डांट, लेकिन ऑनेस्टली वो मुझे अपने बच्चों की तरह लगते हैं। तो टीचर का मकाम जो है वो नेक्स्ट टू पेरेंट्स बिल्कुल रखा हुआ है, ठीक है। हमारा ये एक प्रोफेटिक प्रोफेशन है, ठीक है। हमारे सारे प्रॉफिट्स जो थे वो इस चीज से गुजरे हुए हैं। तो प्लीज मेरा ये मैसेज है कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करें उनको। आप जब टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली खुद ब खुद करेंगे। और यही आज का बहुत जबरदस्त मैसेज भी है, क्योंकि जब आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करते हैं सबसे पहला स्टेप ये होता है वो बच्चा खुद ब खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, जो बड़ों की रिस्पेक्ट करेगा उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आप खुद देखेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हम शो में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अब हम चलेंगे अपने सेगमेंट्स की तरफ, जिसमें सबसे पहले डिफरेंट मोबाइल रेट्स हम क्या हैं आपको बताएंगे। जी, क्यू मोबाइल है और इसकी कीमत है 16,999 रुपए। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल नोकिया 3.1 प्लस 19,899 रुपए इसकी कीमत है। और टेक्नो CX मोबाइल है 20,999 रुपए में। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल है इन्फिनिक्स नोट 7 23,999 रुपए इसकी कीमत। जी तो नाज़रीन, ये तो थे मोबाइल रेट्स, और अब एक अहम चीज जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं वो है शहर में जो मवेशी मंडियां लगी हैं वहां पर व्यापारी किन मसाइल का शिकार हैं और खरीदार किस हद तक दिलचस्पी ले रहे हैं। अभी टाइम पड़ा है और लोग बहुत सारा इंतजार भी कर रहे हैं कि जब ईद करीब आएगी तब वो कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी करेंगे। खैर, मंडियों की सूरत हाल फरहान यामीन से जानते हैं। फरहान, बताइएगा कहां पर आप मौजूद हैं और इस मंडी में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सगिया मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। जानवर यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। 5,000 के करीब जो जानवर हैं, जिसमें 3,000 बड़े और 2,000 छोटे जानवर हैं, वो पहुँच गए हैं। गुज़िश्ता 3 रोज़ तक जो मंडी फ़ाल की गई थी उसके अंदर किसी भी किस्म के इंतजामात मुकम्मल नहीं किए गए थे। आज थोड़ी सी धूप पड़ी है तो जो कीचड़ है मंडी के अंदर और उसका खात्मा हुआ है, जिससे जो व्यापारी उन्होंने सुख का सांस लिया। इंतजामिया के आज टेंट वगैरह भी लग गए हैं, जबकि जो मंडी में दीगर इंतजामात है, जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि 60% जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, 40% अभी भी रहते हैं। बहुत सारे व्यापारी ने लाइटिंग के हवाले से शिकायत यहाँ पर और अपनी बताई है कि लाइटिंग तो बहुत सारी जगह पे जल नहीं रही है, और जहाँ यहाँ पर लाइट ऑन हो रही है 11 बजे के बाद लाइट बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो है और उनके जानवर कोई भी खोल के ले जाता है। सबके अहम बात, जब मंडियाँ लगाई गई थी उस वक्त कहा गया था कि SOPs के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जाएगा यहाँ पर, और किसी किस्म का कोई SOP के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जाए। ख़ासतौर पर खुद जो पुलिस एहलकार हैं वो भी मास्क पहने हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। पुलिस एहलकार यहाँ पर जो मंडी के अंदर 1 या 2 फिर रहे हैं, उनके पास मास्क नहीं है, जबकि जो दीगर यहाँ पर ख़रीदार आ रहे हैं या व्यापारी उनके पास भी मास्क नहीं है, जिसका महसूस होता है कि SOP के ऊपर अमल दरामद करने के लिए जो इंतजामिया है उसकी जानिब से किसी भी किस्म की कोई भी जो हिकमत अमली तरतीब नहीं दी गई थी, जो कि ख़तरनाक अमल है अगर मास्क नहीं होगा। क्योंकि मुसलसल कहा जा रहा है कि मास्क की वजह से जो कोरोना वायरस का फैलाव है उसमें बहुत ज़्यादा हद तक कमी वाक़ हो जाती है, लेकिन मंडी के अंदर इस किस्म का कोई भी जो SOP उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा, बल्कि पुलिस एहलकार जो खुद 1 या 2 मंडी के अंदर मौजूद है वो भी। ठीक है फरहान, थैंक यू सो मच। बक्कर मंडी में क्या सूरत हाल है, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये सबसे ज्यादा जो है वो अफसोस की बात है कि ना तो वहाँ पे व्यापारी इस पर अमल दरामद कर रहे हैं, ना तो जो ग्राहक जा रहे हैं वो अमल कर रहे हैं। तो प्लीज इस चीज को जरूर फॉलो कीजिए, ये सिर्फ आपके लिए है, आपकी सेहत के लिए है। अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे, बचत बाजार।
सेल्स कहाँ कहाँ लगे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहला ब्रांड हमारे पास है जी एथनिक। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर अप टू 50% ऑफ है, जाकर आप सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांड है जी हमारे पास ओरिजिन और यहाँ पर जी फ्लैट 30% ऑफ। और इसके बाद प्रमोशन पर आप क्या चीजें खरीद सकते हैं जी। कारपोर अगर आप जाएंगे इन्वारो ड्राई आयरन है और इसकी कीमत है जी 1350। प्रमोशन पर अवेलेबल है 1099 रुपए में, 251 रुपीज इस पर आप बचा सकेंगे। और इसके बाद एरियल 3 kg पैक, हर घर में ही इसका इस्तेमाल होता है। रिटेल प्राइस है इसकी 820 रुपीज, प्रमोशन में मिलेगा 720 में, यानी 100 रुपीज 100 रुपए पूरे इस पे आप बचा सकेंगे। जी तो नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने दूसरे सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे और कुछ नया जो हमने सिलसिला शुरू किया है, इस नए सिलसिले में आज हमारे साथ क्या होगा, हम आपके साथ क्या शेयर करने वाले हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे जो कि है आज के भाव। जी तो नाज़रीन, आज के भाव में हम आपको बताएंगे कि सब्जियों के रेट क्या हैं, इसके साथ साथ मीट रेट्स क्या हैं, एग रेट्स क्या हैं, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप वीकेंड है, घर में खाना स्पेशली डिसाइड किया जाता है फैमिली से पूछ के कि क्या बनाना है, तो जब भी आप मज़ेदार खाना बनाना चाहते हैं तो नेशनल के मसाला जात जो हैं आपके खाने में फ्लेवर ऐड कर देते हैं, आपके खाने को मजीद मजेदार बना देते हैं। नेशनल फूड लिमिटेड रेसिपी मिक्स से मिलेगा आपको लज्जत और सहूलत का जायका एक साथ। नेशनल मसाला है आसान, सहूलत भरी, हर दिन खाने का बेहतरीन हल है। नेशनल फूड लिमिटेड रेसिपी मिक्स से आपको मिलेगा जायकों की एक नई दुनिया, जहां आपके पास चॉइस की कमी नहीं है। अब आप अपने खानों में करें सिर्फ नेशनल मसाले का इंतखाब। अगर आप बिरयानी बनाना चाह रहे हैं, इसके साथ साथ आप सालन बनाना चाह रहे हैं, अचार गोश्त बनाना चाह रहे हैं, कढ़ाई टिक्का बनाना चाह रहे हैं, तो एक भरपूर रेंज नेशनल के मसालों में आपके पास मौजूद होगी। आप जो कोई भी खाना बनाना चाह रहे हैं, नेशनल के मसाले से आप अपने खाने को मजीद मजे का बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये सब चीजें करने के लिए आपको बेसिकली बाजार जाना पड़ता है, सब्जियां खरीदनी पड़ती हैं, मीट की खरीदारी करनी पड़ती है। तो सब्जियों के रेट क्या हैं, हसन की तरफ जाते हैं। जी हसन बताइए। जी बिल्कुल, शहर में महंगाई का जन जो है वो बेकाबू होता नज़र आता है। जैसे जैसे अब ईद जो है वो करीब आ रही है, वैसे वैसे जो सब्ज़ मसाले वाली सब्जियां हैं जिसमें लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, लीमू शामिल है, उनकी कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। और सरकारी नरखामे की अगर बात की जाए तो हर सब्ज़ी जो है वो सरकारी नरखामे से ज़ायद पर फ़रोख्त की जा रही है। जबकि अगर कीमतों की बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में प्याज 60 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लहसन जो है वो 300 रुपये, जबकि अदरक जो है वो 460 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से लीमू जो है वो 160 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए हरी मिर्च की, तो हरी मिर्च जो है वो 160 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची है। लहसन की अगर कीमत की बात की जाए तो लहसन 300 रुपये, जबकि अदरक जो है वो 460 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की अगर कीमत की बात की जाए तो टमाटर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 100 से लेकर और 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जबकि शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम अज़ कम अपने जारी करदा सरकारी नरखामे के मुताबिक शहर भर में सब्जियों की फ़रोख्त को यकीनी बनाए, ताकि आम शहरियों को, आम सार्फिन को महंगाई के इस दौर में रिलीफ मिल सके। उनका ये कहना था कि जब भी कोई त्यौहार आता है, जब भी कोई मौका आता है, कीमतें जो है वो बढ़ा दी जाती हैं। और इस मरतबा भी जैसे जैसे अभी ईद करीब आ रही है, वैसे वैसे कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो अभी से कीमतों को कंट्रोल करे और ताकि ईद पर हसन, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी शुक्रिया और आपने जो सजेशन दी है, आई होप कि इस पर कोई ना कोई तो अमल दरामद कर लेगा। मीट रेट्स की तरफ जाएंगे। बीफ पर केजी आपको जेनिथ शॉप से मिलेगा 633 रुपीज, 633 रुपए में, और बीफ मिन्स आपको मिलेगा 899 यानी 899 रुपए में। और मटन पर केजी यहाँ पर अवेलेबल है 1403 रुपए में। मटन मिन्स आपको मिलेगा 1649 रुपए में।
इसके बाद चिकन रेट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल है 187 187 रुपए में। इसका बना हुआ गोश्त 271 यानी 271 रुपए। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एग रेट्स क्या है मैं आपको बताऊंगी। रिटेल प्राइस 128 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। होलसेल पर खरीदारी करने के लिए जाएंगे तो होलसेल पर 126 रुपए दर्जन में अंडे अवेलेबल हैं। और इसी तरह अगर आप जा रहे हैं गोरमे पे खरीदारी करने के लिए तो 129 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। जी तो नाज़रीन, सेगमेंट्स हमने शामिल कर लिए। अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे जो कि है सिटी ट्यूटोरियल। जी तो सिटी ट्यूटोरियल में हम कुछ आपको नया दिखाते हैं, कोई नई चीज मुतारिफ करवाते हैं। आज जो हमारे साथ उभरता हुआ सितारा मौजूद है वो है अली शौकत, जो कि शायर भी हैं, पोइट्री भी करते हैं और सिंगिंग भी करते हैं। तो अली शौकत से जान लेते हैं कि उनको ये शौक किस तरह से आया और किस तरह से वो इसको लेके चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, आपको क्या हाल है, कैसे है सब कुछ? बिल्कुल ठीक ठाक। अली, सबसे पहले तो बताइएगा सिंगिंग का शौक आपको कैसे आया और अब किस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से टाइम मैनेज करते हैं? सिंगिंग का शौक मुझे तकरीबन 3 साल पहले ही दोस्तों के बीच में एक बार मैंने गाया था, तो दोस्तों ने कहा कि यार व्हाई डोंट यू लाइक गो फॉर इट। तो मैंने सोचा कि यार कर ही लेते हैं, और घर में भी अम्मी की आवाज़ और सबकी आवाज़ बेहतर ही है, तो इसलिए उन्हीं सी आवाज मेरी आई हुई। अच्छा अली, ये भी बताइएगा इंस्पिरेशन आपकी कोई ना कोई होती है, जब भी आप कोई प्रोफेशन चूज करते हैं आपकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है और आप उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन है आतिफ असलम। ओके। और मेरा आइडल जो है वो है नुसरत अली खान साहब। और नाज़रीन, ये वो टैलेंट है जिसको सपोर्ट करने की भी जरूरत है, जिसको सामने लाने की भी जरूरत है। चूंकि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, चूंकि प्लेटफॉर्म बहुत कम होते हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये टैलेंट छुपा रह जाता है। तो हम कोशिश करेंगे इस तरह का टैलेंट आपके सामने लेकर आते रहें और इनको प्रमोट करते रहें। अली, आप सिंगिंग के साथ साथ शायरी भी करते हैं, तो कुछ सुनाना चाहें अपना ही लिखा हुआ? मैंने अभी तकरीबन 2 महीने पहले एक नज़म लिखी थी अपनी ज़िंदगी के बारे में, मुझे क्या नहीं पसंद, तो उसके बारे में मैंने एक नज़म लिखी थी कि ये चाहना ना चाहना हरगिज़ नहीं पसंद, तू मेरी ज़िंदगी है सरासर नहीं पसंद, नींदें ख़राब दिल की आज़ारी हज़ार गम, चंद साल की मोहब्बतें बिल्कुल नहीं पसंद, सूझी हुई आँखें गीले तकिए नहीं पसंद, कच्चा मकान उस पे हो बारिश नहीं पसंद, वीरान सी गली में कोई मुझ पे जो हंसे, मैं हूँ उदास सच में जलालत नहीं पसंद, गुर्बत नहीं पसंद जहालत नहीं पसंद, मासूम को जो मारे वो कातिल नहीं पसंद, मासूम को जो मारे वो कातिल नहीं पसंद। बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच अली, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू गुड लक। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हैव अ ब्लेस्ड वीकेंड, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।